नमस्कार साथियों, राधे राधे। कैसे हैं आप सब? आशा करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई ज़बरदस्त तरीके से कर रहे होंगे। साथियों, हम लोग आज देखेंगे ग्रामीण विकास यानी ग्रामीण परिवेश एवं विकास की जो है मैराथन कवर करेंगे। इसमें मैं सारी चीज़ें करा दूंगा जितना इस बुक में दिया हुआ है, और बहुत अच्छी बुक थी तो मैंने सोचा करा देते हैं। 5 नंबर की बात है साथियों, इतना आप कर लेंगे तो आराम से 3-4 नंबर आराम से आपके आ जाएंगे। 5 में 5 कहना थोड़ा अतिशयोक्ति हो जाएगा, और 5 में 5 आ भी सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। देखिए, हमें ये नहीं, मतलब कभी याद रखिए, कोई भी बुक बनाता है तो ये नहीं सोच के बनाता है कि मेरी बुक खराब है। वो हमेशा सब लोग चाहते हैं कि मैं अच्छी बुक बना के दूँ। समझ में आएगी नहीं? तो ये RWA की है साथियों, अच्छी बुक है, कोई दिक्कत नहीं इसमें। इसमें GS की भी बहुत सारी चीज़ें आपकी कवर हो जाएंगी, तो आराम से आप कर लीजिएगा। इसमें हम थ्योरी देख लेंगे, फिर इसके PYQ। सबसे ज़्यादा जो डिमांड है, जैसे मैंने जो है कल इसमें साथियों क्या कराया था, तो कल इसमें मैंने जो है योजनाएं कवर कराई थी। कितनी जितनी योजनाएं थी सारी करा दिया। 1 घंटे की वीडियो है, जरूर देखें। ये आप लोगों के डाउट है यूपी लेखपाल 2026 क्या करे क्या ना करे, तो इसकी जो है वीडियो भी आपको जल्द ही मिल जाएगी। ठीक, ये पूरा जवाब हम देंगे। बाकी ये सब चीज़ें आप देख सकते हैं, आपको कराई गई हैं। जैसे योजना मैंने कराई है वैसे आपने शायद पहले कभी करी होगी, तो एक बार जरूर देखें साथियों। हम लोग शुरुआत करते हैं ग्रामीण विकास एवं भूमि सुधार की। साथियों, जो है कंप्यूटर की डिमांड बहुत ज़्यादा है कि कंप्यूटर सर कराइए कराइए। मुझे उसके लिए टाइम चाहिए, क्योंकि अगर मैं जल्दबाजी में कराऊंगा तो मैं PDF पढ़ता चला जाऊंगा, कोई मतलब नहीं रह जाएगा। और इस समय चीज़ें क्या है, बगल काम लगा है तो दिन भर आवाज़ आती है। मैं किसी तरह टाइम निकाल के थोड़ा बहुत मैराथन बना लेता हूँ, वरना फिर बहुत बड़ी समस्या में आ जाऊँ कि मैराथन भी आपको ना दे पाऊँ। तो जो बिलीव बना हो उसे बना के रखिए, आपको दूंगा जरूर वीडियो, इतना आप जानिए। ठीक, तो 1-2 दिन में मिल जाएगी, बस थोड़ा सा धैर्य रखिए साथियों। अगर हम बात करें, अब हम देख लेते हैं ग्रामीण विकास 5 नंबर वाला पोर्शन कंप्लीट ही कर देते हैं। पर्यावरण 5 नंबर का करा ही दिया है आपको। इसके बाद हम लोग आपदा प्रबंधन और जो है साइंस कंप्यूटर, इस पे काम करेंगे। GS की आपको डेली मिल ही रही क्लास। ठीक, तो 1 हफ्ता टाइम दीजिए, इसी में साझा कुछ हो जाएगा। अभी बहुत ज़्यादा हड़बड़ाइए नहीं आप लोग। देखिए, अगर मैं बात करूँ ग्रामीण विकास एवं भूमि सुधार की, हम लोग यहाँ से देखेंगे। जिसको जो है और देखना है तो यहाँ पे योजनाएं थी साथियों, जो मैंने कल करा दिया है, तो योजना आप लोग देख लीजिएगा। बाद में चल के क्या करेंगे, हम एक में मर्ज करके डाल देंगे, लेकिन अभी साथियों आपको यही देखना पड़ेगा। ठीक, क्योंकि अभी हमारे पास टाइम भी नहीं है, ना आपके पास इतना टाइम है कि आप देखें ये सब चीज़ें। तो हम लोग शुरुआत करते हैं, देखते हैं साथियों। देखिए, मैं बात करूँ ग्रामीण विकास एवं भूमि सुधार की। ग्रामीण विकास में कृषि का महत्व एवं स्वरूप की। कृषि को भारतीय अर्थव्यवस्था की रीढ़ व देश की आधारशिला कहा जाता है। हमारे यहाँ कृषि बहुत बड़े मात्रा पे होती है साथियों, और हमारी जो अर्थव्यवस्था की रीढ़ है ना, या देश का आधारशिला है, वो देश की आधारशिला क्या है, तो वो कृषि है। आपसे कई बार एग्जाम में पूछा गया है, ये भी आप याद रखेंगे। कृषि भारतीय अर्थव्यवस्था के प्राथमिक क्षेत्र का प्रमुख घटक है, और सर्वाधिक रोजगार साथियों यही जो है देता है। सबसे ज्यादा रोजगार कहाँ कौन देता है, तो कृषि देता है। अभी जूनियर असिस्टेंट में आया हुआ क्वेश्चन था। जबकि आपसे पूछे कि सर्वाधिक GDP में योगदान किसका है, तो किस सेक्टर का है, तो सेवा क्षेत्र। वहाँ ऑप्शन सेवा भी था, बहुत लोग गलत किए हैं। ठीक, तो ये आपको याद रखना है, तो कृषि हो जाएगा। आर्थिक समीक्षा 2024-25 के अनुसार सकल घरेलू उत्पाद यानी GDP में कृषि एवं संबद्ध क्षेत्रों की भागीदारी लगभग कितने परसेंट थी, तो 16% थी। ये भी आपको याद रखना है, कितने परसेंट थी, 16% थी। 2011 की जनगणना के अनुसार देश की जो आबादी थी, मतलब 54 या 55% के आसपास आबादी कृषि एवं संबद्ध कार्यों में लगी हुई थी। ये आपको याद रखना है, जनगणना 2011 के अनुसार। देश के पास विश्व का मात्र कितना परसेंट भूभाग है साथियों, 2.4% है। ठीक, सॉरी, हाँ ठीक है, 2.4% है। और ये कितना होता है क्षेत्रफल में, 3287,263 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। भारत का क्षेत्रफल कितना है, 3287,263 वर्ग किलोमीटर। ये आपको याद रखना। और विश्व का कितना है, तो 2.4%। ये कई बार एग्जाम में आया हुआ है। और 4.2% ताजे पानी का स्रोत है, जिससे विश्व की 17 यहाँ पे आबादी कितनी है, तो विश्व में अगर 100% जनसंख्या है पूरे विश्व में, तो लगभग 17.5% आबादी कहाँ है, तो भारत में है। ठीक, आबादी का भरण पोषण, ये सारा डाटा साथियों बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे बिल्कुल भी नहीं भूलना है आपको। ठीक, ये याद रखेंगे। भारत में कृषि जोतों का आकार सामान्यतः बहुत छोटा है, और यहाँ अधिकांश लघु व सीमांत किसान। आप जानते होंगे लघु सीमांत किसान क्या है, कि यहाँ पे मतलब जो जोतों का आकार ना बहुत छोटा है, जिसमें हम खेती करते हैं। आप देखोगे किसी के पास 2 बीघे खेत है, किसी के पास 3 है, किसी के पास 4 है, तो मतलब कम है। जबकि अमेरिका में बहुत अधिक मात्रा में 100-100 बीघा, 200-200 बीघा ना। तो ये चीज़ है, यहाँ पे क्या है कि भारत में कृषि जोतों का आकार सामान्यतः बहुत छोटा है। हाँ, देश के लगभग 70 से 80% किसान ऐसे हैं जिनके पास खेती बहुत ही कम है, और बाकी 10-20% किसान ऐसे हैं जिनके पास 100 बीघे, 150 बीघा, 200 बीघे ऐसे खेती है। ठीक साथियों, तो ये याद रखना है, यानी लघु एवं सीमांत किसान, छोटी जोत का।
भारतीय कृषि को मानसून का जुआ कहा जाता है क्योंकि लगभग 61% जो है किसान जो है वर्षा पर निर्भर है। ये भी आपको याद रखना है। अब भाई वर्षा हुई तो खेती अच्छी, वर्षा नहीं हुई खेती बेकार, तो वही तो जुआ होता है। आपका लग गया चांस तो आप बल्ले बल्ले हार गए तो सब कुछ गवा दिए, तो वही चीज होता है। देश में कुल बुआई क्षेत्र केवल 1/3 यानी 33% क्षेत्र ही सिंचित है। शेष जो है 67% किस पर निर्भर है, तो वर्षा पर निर्भर है। ये भी याद रखिएगा। अगला है भारतीय कृषि का ऐतिहासिक विकास। हम देखते हैं पाषाण काल से लेकर पाषाण काल व सिंधु सभ्यता, यानी जो हम प्राचीन काल की बात करें तो वहां पे हम देखते हैं कि कैसे जो है कृषि का विकास होता है। सर्वप्रथम जो खाद्यान्न या अन्न उगाने का जो श्रेय है किस काल में जाता है, तो नवपाषाण काल के मानव को जाता है। किसे जाता है, नवपाषाण काल के मानव को जाता है साथियों, ये आपको याद रखना है। भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि का प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से मिलता है, लहोरा द्वीप संत कबीर नगर उत्तर प्रदेश से मिलता है। लगभग 9000 से 7000 ईसा पूर्व के चावल के साक्ष्य यहाँ से मिलते हैं, आपको याद रखना है। अच्छा, भारत में ये हो गया। और पाकिस्तान में मेहरगढ़ है। ठीक, पाकिस्तान में क्या है, मेहरगढ़ है। पाकिस्तान स्थित मेहरगढ़ में 7000 ईसा पूर्व के गेहूं के साक्ष्य जो है प्राप्त हुए हैं, ये आपको याद रखना है। कोलडीवा प्रयागराज में 6500 ईसा पूर्व चावल की भूसी के साक्ष्य मिले हैं। तो तीनों स्थान याद रखना। आपसे पूछ सकता है कि लहोरा देव कहाँ है, तो आपको बताना है संत कबीर नगर। आपसे पाकिस्तान का पूछे तो मेहरगढ़ बताना है, कोहलडेवा पूछे तो प्रयागराज बताना है। हड़प्पा सभ्यता में कपास को पहली बार उपजाने का जो है श्रेय प्राप्त है, किसका, कपास। कपास सबसे पहले कब मतलब जो है उपजाने का श्रेय प्राप्त है, तो हड़प्पा काल में। कालीबंगा में सर्वप्रथम जुते हुए खेत के साक्ष्य हमें प्राप्त हुए हैं, कहाँ, कालीबंगा में। ये भी इंपॉर्टेंट फैक्ट है हमारा साथियों, याद रखना है हमें। लोथल से आटा पीसने की चक्की और रंगपुर से चावल के अवशेष प्राप्त हुए हैं, कहाँ से, लोथल से आटा पीसने की चक्की और जो है रंगपुर से चावल के अवशेष प्राप्त हुए हैं। ये सारा डाटा बहुत इंपॉर्टेंट है जीएस के लिए भी, और बाकी जो है इसके लिए तो इंपॉर्टेंट है ही। आगे बढ़ते हैं साथियों, देखते हैं वैदिक एवं मौर्य काल। वैदिक काल में कृषि भूमि को क्या कहते हैं, उर्वरा कहते हैं, अथवा जो है क्षेत्र कहा जाता है। उर्वरा, देखिए कृषि योग्य भूमि, किसे, कृषि योग। अब कृषि योग्य भूमि है तो उर्वर भूमि होगी तभी तो कृषि, तो उर्वरा या क्षेत्र हो जाएगा। अगर हम बात करें साथियों की ऋग्वेद में केवल एक अनाज यौ का उल्लेख मिलता है। यौ मतलब जौ। कई बार पूछा गया है कि यौ क्या होता था ऋग्वेद में, तो ऋग्वेद में यौ क्या होता था, जौ होता था। लेकिन आपसे पूछे यौनिका क्या होता था, तो ये पर्दा होता था साथियों। ठीक, क्या, पर्दा। यूनानियों ने इसका प्रयोग किया है, आप देखे होंगे अगर आप पढ़े होंगे तो पहले, तो ये चीज याद रखेंगे। आगे बढ़ते हैं, अगला चीज क्या है, अगला दिया है साथियों कौटिल्य के अर्थशास्त्र में बिना वर्षा की अच्छी खेती वाली जो है भूमि को क्या कहा गया है, अच्छी खेती वाली भूमि को आदेव मात्रक जो है कहा गया है। किसे, आदेव मात्रक कहा गया है। मौर्य काल में सरकारी भूमि को सीता, सा से सरकारी, सा से सीता, ठीक, कहा जाता था, तो ये याद रखेंगे मौर्य काल में। अच्छा, गुप्त काल की बात करें तो बराहमिहिर के बृहत संहिता के अनुसार लोगों को 3 फसलों की जानकारी थी। बराहमिहिर बृहत संहिता, ठीक, देख सकते हैं, आराम से याद कर सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। अमरकोश अमर सिंह द्वारा रचित है। 12 प्रकार की भूमि का उल्लेख किया गया है। कितने, 12 प्रकार की। और सिंचाई के लिए राहट या घंटी यंत्र का प्रयोग किया जाता है, ये भी याद रखेंगे। किस, गुप्त काल में। ये सब कभी किससे संबंधित है, तो गुप्त काल से। अगर मैं बात को कौटिल्य मौर्य काल से संबंधित है, और मौर्य काल तो पता है सरकारी भूमि को सीता कहते हैं। देखिए साथियों, इसे 1-2 बार मैराथन आपको देखनी पड़ेगी। बस एक आपका मैं देखता हूँ हमेशा, मैं भी चैनल जब खोलता हूँ कई टीचरों को देखता हूँ, तो वहाँ मैं देखता हूँ कि हर बच्चा जो मुझसे डिमांड कर रहा है वही वहाँ भी कर रहा है। हर जगह एक बच्चा 50 जगह कोशिश कर रहा है कि हम सब कुछ कवर कर लें। वो बच्चा हर जगह उलझा रहेगा, और सच में बताएं लास्ट में पता लगा उसका ही सिलेक्शन नहीं होगा। क्यों, क्योंकि उसे बिलीव ही नहीं किसी भी कंटेंट पे नहीं। वो 50 कंटेंट बटोरने में लगा हुआ है। 50 कंटेंट नहीं बटोरना है साथियों, एक कंटेंट को 50 बार कवर करना है, ये इंपॉर्टेंट है। आप हमेशा जो है छोटी गलती करेंगे, मेरी तरह मैंने लेखपाल दिया था, 80 नंबर थे, मतलब बाहर हुआ फाइनल से, बहुत लोग बाहर हुए। एक तो 2000 बच्चे ज्वाइन ही नहीं किए, सबसे बड़ी तो यही बात है। अगर कर लेते ना कर डीवी कराते तो हम लोग हो जाते, लेकिन चलो वो छोड़ो। मेरा कहने का मतलब है कि आप भटकिए नहीं। आपको जो कंटेंट दिए, जैसे ये बुक है, आपको मैं पीडीएफ शेयर कर दूंगा, आपके पास बुक है। अब मैं इसी बुक से आपको आपदा प्रबंधन भी करा दूंगा, साइंस एंड टेक भी करा दूंगा, इसके पीवाईक्यू 250-300 पीवाईक्यू जो दिए हैं वो भी करा दूंगा अपने तरीके से। तो आप बस पढ़ते रहिए, सामने बुक रख लीजिए या पीडीएफ रख लीजिए, मैं पढ़ाता चलो, उसे आप अंडरलाइन करते चलिए। जो ट्रिक बता रहा हूँ, जो मेथड बता रहा हूँ, उसे देखते चलिए, ये बुक आपकी रट जाएगी। ये अगर 50 बार पढ़ लिए तो मैक्सिमम तो काम यहीं से आपका हो जाएगा। लेकिन नहीं, हमें काहे देखना, हमें ये भी देखेंगे, उसके बाद एक टीचर और कोई पढ़ाएगा, उसकी भी वीडियो देखेंगे, फिर कोई पढ़ाएगा, फिर उसकी देखेंगे। तो इस तरह करके हम पूरे यूट्यूब पे भटकते रहेंगे, और हर टीचर नई नई जानकारी आपको देता रहेगा।
भाई हर टीचर अलग अलग तरीके से पढ़ाएगा ना। कोई टीचर बुक जब पढ़ा रहा होगा तो यहाँ से भी कंटेंट उठाएगा, दूसरी बुक से पढ़ाएगा, तो हर जगह आपको लगे अरे कुछ तो अलग है, कुछ तो अलग है, तो उसी में फंसे रह जाएंगे। फिर उसी में कहानी आपकी चौपट होती जाएगी, आप रिवीजन नहीं कर पाएंगे, इधर उधर सब लगे रहेंगे, बेकार कर देंगे अपना पूरा सिस्टम। तो ये सब यकीन मानिए थोड़ा सा बिलीव करना होता है। कई बार एक चीज़ में एक बार नहीं याद होती है, कई बार आप पढ़ेंगे, रिवीजन करेंगे, मैराथन कई बार देखनी पड़ेंगी, तब जाके आपको याद होंगी। समझ में आएगी नहीं? तो ये सब करना पड़ता है साथियों। सिंचाई के लिए मैं बात करूँ, राहट या घंटी यंत्र का प्रयोग करते हैं, ये समझिएगा। ऐतिहासिक शब्दावली, वैदिक या गुप्त काल की बात को, तो सीता, हल से बनी नालियों को क्या कहते हैं? सीता कहा जाता था। अब बताइए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछ सकता है कभी भी। करीस या सकृत को, गोबर की खाद को क्या कहते हैं? करीस कहा जाता है। देखिए सीता क्या है? हल से बनी नालियों को। मौर्य काल में सीता क्या होते थे? सरकारी भूमि को क्या कहते थे? सीता कहते थे। करीस जो है सकृत या गोबर से बनी खाद है। आवत मतलब कुएं को कहा जाता था क्या? आवत, यानी कुआं के पास आए रहो कि नहीं, आवत हो, कुआं के पास आवत हो, यानी आवत हो जाएगा कुआं। वास्तु, गुप्त काल में वास करने योग्य भूमि को क्या कहते थे? वास्तु। ठीक, इसमें कोई लॉजिक नहीं लगा सकते, आराम से आप पता है। देखिए हल से बनी नालियों को सीता कहा जाता है। करीस, गोबर की खाद को करीस कहा जाता है। आ से आवत, आ से कुआं के पास आई थे तो आवत। वास्तु यानी वास करने योग्य भूमि किस गुप्त काल में? खिल कैसे? ऐसी भूमि जो जोती नहीं जाती, यानी बंजर भूमि को क्या हम कहते हैं? खिल कहते हैं। ठीक, अपरहत, बिना जोती हुई, जोती गई जंगली भूमि को क्या कहते हैं? अपरहत कहते हैं। भूमि छिद्र न्याय, वह नियम जिसके तहत जो व्यक्ति बंजर भूमि को सबसे पहले जोतता था वही उसका स्वामी माना जाता था। तो ये हो जाएगा। इतनी चीज़ें समझ में आएगी नहीं? ये भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट डाटा है। आप बताइए, इस तरह की चीज़ें अगर पढ़ेंगे तो कितनी अच्छी जानकारी दी हुई है, सारी हैं, पेपर में भी आती हैं। ऐसा नहीं आपका यहाँ पढ़ लेंगे तो जीएस में नहीं काम आएगा, वहाँ भी काम आ जाएगा। फसल वर्गीकरण एवं लोग देखते हैं। फसल ऋतु, खरीफ फसलें बुआई जून जुलाई, कटाई सितंबर अक्टूबर। फसल है जैसे धान है, मक्का है, ज्वार है, बाजरा है, सोयाबीन, मूंगफली, कपास। याद रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है साथियों। खरीफ, खरीफ कब? बरसात के समय साथियों, जून जुलाई बरसात का मौसम है, ठीक, उसी समय बोई जाती। धान बरसात के समय लगता है। मक्का, ज्वार, बाजरा, सोयाबीन, मूंगफली और कपास। रबी, बुआई की फसल है ठंडी के समय जो है अक्टूबर नवंबर के आसपास। कटाई अप्रैल मई। अभी जैसे गेहूं की कटाई, गेहूं, चना, सरसों, ये सब चल रहा होगा, इस समय देखे होंगे। इससे पहले अभी आलू खुदा होगा, तो ये सब चलेगा। तो गेहूं, चना, मटर, सरसों, आलू, ठीक, ये सब। जैसे एक ट्रिक है, मतलब मुझे भी ऐसे याद है, नाई हूटर बजते ही जोश में आलू लाया, गौरव सर की ट्रिक है, मैं बता दे रहा हूँ आपको। ठीक, चलो बता ही देता हूँ, पढ़े होंगे। नाई हूटर, ठीक, बजते जोश में आलू, मेरी ट्रिक नहीं है, मैं पहले बता दे रहा हूँ। जोश में आलू लाया, मुझे याद हो गई है गौरव सर से, जब मैं शुरू में पढ़ रहा था। जोश में आलू लाया, ठीक, आलू लाया, तो मैं ये ट्रिक बता दे रहा हूँ, आपको भी रट लीजिए। देखिए सारे टीचर अच्छे हैं, सब लोग पढ़ाते हैं, बस हमें किसकी जो है वो ना टूनिंग जो समझ में आ जाए। तो देखिए ना से, जैसे लास्ट में लिखा ना से ना, तो चना हो जाएगा। ई से जो है राई, ई से राई हो जाएगा। हु से गेहूँ, टर से मटर, ठीक, बा से बाजरा, ठीक, बाजरा है कि नहीं? नहीं, इसमें कहाँ बाजरा रहेगा। ठीक, बा से क्या हो जाएगा साथियों? इसमें कुछ नहीं, हटाइए। ठीक, जोश, जोश से क्या हो जाएगा? जौ, जौ से जौ हो जाएगा। सा से सरसों हो जाएगा। ठीक, में से मसूर हो जाएगा। आलू तो वही है। ठीक, तो इस तरह जो है याद रखेंगे। बाजरा साथियों जो है खरीफ की फसल है, तो ये चीज़ याद कर सकते हैं। आपका मन है तो नोट कर लीजिएगा, बता दिया हूँ। अगला है, नहीं तो आराम से भी कर सकते हैं। जैसे देखिए चना, आपको पता है कि ठंडियों में होता है चना, सरसों, गेहूँ, आलू, ये सब चना की है, चना में होता है कि नहीं? मतलब ठंडी में होता है। जायद की फसल बात के बुआई मार्च में, अभी शुरू हो गई, कटाई जून जुलाई। जैसे तरबूजा, खरबूजा मिलने लगा होगा, ककड़ी, खीरा सब बहुत मात्रा में मिल रहा होगा ना, तो ये सब हो जाएगा। अब देखिए रोग में याद कराता हूँ आपको। खैरा रोग, धान में कौन सा रोग लगता है? खैरा, जिंक की कमी से लगता है। और शीत झुलसा रोग बहुत सुने होंगे, गांव में खैरा रोग लगता है, किसमें? धान में लगता है। तो हम जिंक ले जाएंगे, छोटी सी पॉलीथीन होती है, तो जो नाली होती है पानी की, वहीं पे हम जाके, जैसे हम पहले किए हैं ना, तो ये हमें पता है, तो वहाँ पे जो है पानी में क्या करते हैं? चुआते रहते हैं, मतलब गिरा देते हैं, उसमें हल्का हल्का बूंदी छोड़ते जाते हैं, वो पूरे में पानी में मिलता जाता है, और धीरे धीरे खेत जैसे जैसे भरता जाएगा पूरे खेत में फैल जाएगा। समझ में आया कि नहीं? तो ये है। गेहूं क्या है? रस्ट रोग लगता है। देखिए आप अभी ये जो खाए हैं कि नहीं, रस्ट, सुबह जो है टोस्ट वगैरह मंगाते हैं तो उसमें देखिए रस्ट लिखा रहता होगा। अरे यार रस्ट क्या लिखा रहता है, उसमें कुछ और लिखा रहता है। तो रस्ट वहाँ से, जैसे सेहू है, रतुआ है, कंडुआ है, ये सब रोग कहाँ से लगते हैं? मतलब कहाँ है? गेहूं से संबंधित। गन्ना, गन्ना जब आप मतलब खाते होंगे तो रेड रेड अंदर कभी कभी निकलता होगा, वही है रेड रॉट।
ठीक, मूंगफली को जब आप फोड़ते होंगे तो टिक टिक की आवाज आती होगी। ठंडियों में मूंगफली जब आप फोड़ते होंगे टिक यानी टिक्का रोग हो जाएगा। मक्का, पत्तियों में झुलसा रोग लगता है। मक्का, मक्का में क्या, पत्तियों में झुलसा रोग। तो खैरा रोग, खैर नहीं है आपकी। देखिए कैसे याद करेंगे, जैसे धान थोड़ा ना खौरहा खौरहा होता है, खौरहा यानी खैरा, मतलब कुछ इस तरह रिलेट करना पड़ेगा तो कर लीजिएगा। तो लेकिन याद रखना बहुत जरूरी है। प्रमुख जो है कृषि क्रांतियां, जैसे हरित क्रांति, ग्रीन रेवोल्यूशन की बात करें तो विश्व में हरित क्रांति के जनक कौन थे, नॉर्मन बोरलॉग थे। वर्ष 1970 में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया, ये भी याद रखेंगे। हरित क्रांति शब्द जो दिए थे 1968 में कौन दिया था, विलियम एस गॉड ने दिया था। किसने, विलियम एस गॉड ने दिया था। भारत में हरित क्रांति के जनक है एम एस स्वामीनाथन और इसकी शुरुआत 1966-67 तीसरी पंचवर्षीय योजना के दौरान हुई थी। ठीक, देखिए आवाज आ रही है ना खटपट की, इस समय तो कम है लेकिन जो है क्योंकि रात में वीडियो बना रहा हूँ हल्का ना 6 के बाद, तो नहीं तो बहुत आवाज आती है। हरित क्रांति के जन्म जो है पंतनगर उत्तराखंड को माना जाता है, जबकि आरंभिक जो है राज्य कौन सा है, तो पंजाब है। ये आपको याद रखना है साथियों, बहुत इंपॉर्टेंट जानकारी है यहाँ पे कि इसे शब्द किसने दिया, तो हरित क्रांति शब्द दिए विलियम गॉड। कब दिए, 1968। अच्छा, विश्व में हरित क्रांति के जन्म नॉर्मन बोरलॉग, इनको नोबेल पुरस्कार कब दिया गया, 1970 में। भारत में हरित क्रांति के जन्म एम एस स्वामीनाथन और इसकी शुरुआत 66-67 में होती है। उस समय तीसरी पंचवर्षीय योजना थी। मैंने कहा था बोकारो जो है तीसरी पंचवर्षीय योजना में लगता है झारखंड में, और हम किसी पुकारते हैं तो आ जाता है हमारे सामने, तो रूस के सहयोग से लगता है। ठीक, एम एस स्वामीनाथन को 1987 में प्रथम विश्व खाद्य पुरस्कार से सम्मानित किया गया, एम एस स्वामीनाथन। तो ये सब डाटा आपको याद रखना है। ठीक साथियों, आगे बढ़ जाते हैं। अगला है श्वेत क्रांति, तो दुग्ध उत्पादन से संबंधित है श्वेत क्रांति। इस क्रांति की शुरुआत 1970 के दशक में होती है, जिसके जो है जनक कौन है, डॉक्टर वर्गीज कुरियन है। इनका जन्मदिन कब है, 26 नवंबर, राष्ट्रीय दुग्ध दिवस के रूप में मनाया जाता है 26 नवंबर। 26 नवंबर संविधान दिवस भी है। उत्तर प्रदेश 16.1% भारत शीर्ष दुग्ध उत्पादन राज्य है, इसके बाद राजस्थान। कभी आपको यूपी नजर आएगा, कभी राजस्थान, यही चलता है, लेकिन ज्यादातर तो यूपी ही आपको नजर आएगा, याद रखना है। ठीक, अगला है अन्य क्रांतियां देख लेते हैं। नीली क्रांति, नीला समुद्र होता है, समुद्र के नीचे होती मछलियां, तो मछलियों से संबंधित यानी मत्स्य उत्पादन से संबंधित है। भारत विश्व का दूसरा सबसे बड़ा मछली उत्पादक है। जनक कौन है, हीरालाल चौधरी है या आरूढ़ जो है कृष्णन है। पीली क्रांति, पीली पीली सरसों होती है, तो तिलहन है, सरसों, सोयाबीन आदि से संबंधित है। सैम पित्रोदा जो है इसके जो जनक हो जाएंगे। ठीक, पीली पित्रोदा, इस तरह हल्का सा रिलेट कर लेंगे, काम हो जाएगा। गुलाबी क्रांति से संबंधित, मांस गुलाब गुलाब होता है यानी गुलाबी टाइप का जो है पोल्ट्री संस्करण है, साथ ही प्याज व झींगा जो है उत्पादन इसी से संबंधित है। लाल क्रांति की बात करें तो मांस व टमाटर से संबंधित है, जनक विशाल तिवारी हो जाएंगे। कौन, विशाल तिवारी हो जाएंगे। रजत क्रांति का संबंध किससे है, अंडा से, इंदिरा गांधी द्वारा शुरू किया गया। भारत अंडा उत्पादन में विश्व में दूसरा स्थान लगता है। गोल क्रांति, आलू उत्पादन है, शिमला में केंद्रीय आलू अनुसंधान द्वारा में स्थित है आलू, गोल गोल आलू होता है कि नहीं। सदाबहार क्रांति, समग्र कृषि विकास, डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन द्वारा विचार दिया गया। ग्रे या धूसर क्रांति, उर्वरक जो है उत्पादन में वृद्धि से संबंधित है। काली क्रांति यानी हम बात करें कृष्ण, तो पेट्रोलियम, कच्चे तेल व बायोडीजल, एथेनॉल उत्पादन से संबंधित है कृष्ण या काली क्रांति। ठीक, जब कच्चा तेल है तो उसे देखोगे काले काला होता है साथियों। ठीक, उर्वर आपको धूसर या ग्रे रंग के उर्वरक जो है दिखाई देंगे, अगर आप देखे होंगे। कौन सी, एनपीके, मतलब अगर हम नाइट्रोजन की बात करें, यूरिया की बात करें वो तो व्हाइट होती है, उसके बाद हमको लगता है सल्फर या पोटास वगैरह जो है वो आपको देखने को मिलेगा ग्रे ग्रे कलर का। रजत फाइबर, कपास उत्पादन, कपास को व्हाइट गोल्ड भी कहा जाता है, ये भी याद रखेंगे। तो ये रजत मतलब जो कुछ क्रांतियां हैं आपको याद रखनी है, एग्जाम में 1 नंबर आ जाता है कभी कभी, और यहाँ भी देखने को मिल सकता है। भू राजस्व प्रणाली एवं भूमि सुधार की बात करें, ब्रिटिश कालीन भू राजस्व व्यवस्था, स्थायी बंदोबस्त व्यवस्था, जमींदारी जिसे हम कहते हैं, 1793 ईस्वी में लॉर्ड कॉर्नवालिस द्वारा लागू किया गया, जिसमें जो है जमींदार को भूमि का स्वामी, इसमें जो है जमींदार ही क्या होता था, भूमि का स्वामी होता था। जमींदार किसानों से जो है वसूलता था राजस्व और फिर जो है सरकार को देता था। यह ब्रिटिश भारत में 19% भाग पे लागू था। कहाँ कहाँ, तो बंगाल, बिहार, उड़ीसा। अभी मैं एक साथ आपको पढ़ाता हूँ तो आप बहुत अच्छे से रिलेट कर पाएंगे। रैयतवाड़ी व्यवस्था की बात करो, रैयत मतलब होता है किसान, तो ये किसान इसके मालिक होते थे। थॉमस मुनरो और कैप्टन रीड इसके जन्मदाता थे, जिसमें जो है इसमें किसान या रैयत ही भूमि का मालिक होता था। यह सर्वाधिक 51% भाग में, किसान सबसे ज्यादा हमारे यहाँ है, तो इस तरह रिलेट करना कि रैयत मतलब किसान, और किसान हमारे यहाँ सबसे ज्यादा, तो सबसे ज्यादा भाग पे क्या लगेगा,
जो है रैयतवाड़ी व्यवस्था। मद्रास और बॉम्बे पर लागू थी। महालवाड़ी व्यवस्था की बात करें, हाल्ट मैकेंजी द्वारा जो है प्रतिपादित है। इसमें जो है महाल यानी गांव को इकाई मानकर मुखिया से लगान लिया जाता था। ये 30% क्षेत्र पर पंजाब, मध्य प्रांत और आगरा पर लागू थी। यहाँ पे पश्चिमी यूपी भी आपको देखने को मिलेगा। अब देखिए साथियों, मैं फिगर बनाने जा रहा हूँ, अभी सब याद करा दूंगा, हवा में आपके माइंड में सेट हो जाएगा। देखिए कैसे याद करना है, ये बहुत बड़ी बात है। ये छोटा तो नहीं हो गया, छोटा हो गया ना, थोड़ा बड़ा कर देते हैं। एक सेकंड, देखिए, अरे भैया ये देखो, यहाँ पे हम थोड़ा सा इसे बड़ा कर दिए। ठीक साथियों, ये आपके समझ में आ जाएगी चीज़ें ना। चलो देखिए, यहाँ पे जो लागू थी वो ये लागू थी स्थायी बंदोबस्त व्यवस्था, जमींदारी, बंगाल, बिहार, उड़ीसा। ठीक, ये वाला क्षेत्र हो जाएगा बंगाल, बिहार, उड़ीसा, यहाँ पे ये लागू थी। यहाँ पे मद्रास में कौन सी लागू थी साथियों? मद्रास में रैयतवाड़ी लागू थी। मद्रास हो गया, ये बॉम्बे हो गया यहाँ पे। और पश्चिमी उत्तर प्रदेश, सॉरी पश्चिमी अगर भारत की मैं बात करूँ, जैसे पंजाब है, मध्य प्रांत, आगरा, या आगरा यानी पश्चिमी यूपी, यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे महालवाड़ी लागू थी। अब देखिए साथियों, आपको पता स्थायी मतलब क्या होता है? स्थायी यानी जो ना हिले ना डुले, यानी एकदम स्थायी रहे। ठीक, तो स्थायी कौन होगा? अगर कोई लावारिस, मतलब लहास को याद कर लीजिए, जैसे कार्नवालिस को हमने कैसे याद किया? लावारिस। लावारिस यानी किसी प्रकार का, मतलब कोई हिल डुल नहीं रहा है, एकदम पड़ा हुआ लावारिस की तरह, तो कार्नवालिस तो स्थायी हो जाएगा ना। कार्नवालिस वैसे भी स्थायी है। इसका जो मकबरा है गाजीपुर में है। तो स्थायी बंदोबस्त को कौन शुरू किया? कार्नवालिस। ये कब शुरू किए? 1993, ठीक, सॉरी 1793। एक जगह इसे नोट करिएगा, और ये कार्नवालिस हो जाएंगे। ठीक, अब ये प्रांत आपको तो याद भूलना नहीं है, तो लिख लीजिएगा। देखिए रैयत, रैयत मतलब क्या होता था? किसान। किसान सबसे अधिक थे, तो यानी 51% भाग। देखिए टॉमस मुनरो, तो मुनरो यानी मुंबई। ठीक, मद्रास में, और मद्रास और बॉम्बे को एक साथ याद करेंगे तो मुनरो, थॉमस मुनरो, कैप्टन रीड इसके जन्मदाता थे। मद्रास। महालवाड़ी, तो देखिए यहाँ हाल्ट मैकेंजी यानी महालवाड़ी, तो महालवाड़ी यहाँ पे हाल्ट मैकेंजी हो जाएंगे। ठीक, और यहाँ पे साथियों अगर मैं बात करूँ तो हाल्ट मैकेंजी जो है यहाँ पे हो जाएंगे। उसके बाद फिर महालवाड़ी यहाँ हो जाएगी, यहाँ पे जो है रैयत हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पे कौन सा स्थायी है? यहाँ रैयत है, यहाँ महालवाड़ी है। तो इस तरह एक साथ करके याद करना। ये 30% भाग है और ये 51% है, तो 30 51% कितना? 81, तो बचा 19%। तो सॉरी, ये 19% हो जाएगा और ये 51% है। ठीक, तो ये 51 और जो है 30, 81, 19 यानी 100% टोटल होगा। तो ऐसे आपको याद रखना, यानी एक फिगर बना लेना है, उसी में जो है इसे रिलेट कर देना है। तो माँ से महालवाड़ी, माँ से मैकेंजी, रा से रैयत, रा से जो है सॉरी सॉरी देखिए, माँ से महालवाड़ी, माँ से मैकेंजी, रा से रैयतवाड़ी, रा से रीड। ठीक, जैसे थॉमस मुनरो और रीड, यहाँ पे रीड होगा साथियों, रीड से याद करना आपको, थॉमस मुनरो और रीड। रा से रैयत, रा से रीड। स्थायी क्या है? लावारिस यानी कार्नवालिस हो जाएगा। माँ से महालवाड़ी, माँ से मैकेंजी, इस तरह जो है याद हो जाएगा आपको। ठीक साथियों, हम लोग आगे बढ़ते हैं। आगे देखते हैं अगला जो है, अगला है स्वतंत्रता पश्चात भूमि सुधार। भूमि सुधार का मुख्य उद्देश्य मध्यस्थों यानी जमींदारों का अंत और जमीन उसकी जो जूत यानी लैंड टू द टिलर था। भूमि सुधार के तकनीकी उपायों में चकबंदी साथियों और जो है हदबंदी शामिल हैं। उत्तर प्रदेश में जमींदारी उन्मूलन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे याद रखेंगे, 1951 में लागू होती है। पंचवर्षीय योजनाएं एवं कृषि, अभी कल ही जो मैंने सफलता सीरीज शुरू की है, जरूर करिए। अगर वो नहीं कर रहे हैं तो बहुत पीछे रहेंगे। उसमें ये सारी चीजें मैंने करा दी, पूरी पंचवर्षीय योजना। उसमें जितने इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं वो सारे जीएस के मैं आपको करा रहा हूँ। मेरे खुद के नोट्स हैं जो पीसीएस के लिए मैंने बनाए थे, वो मैं आपको करा रहा हूँ साथियों। तो बिल्कुल देखिए, प्ले लिस्ट भी बना दी है, और कम से कम 40 क्लासें ले लीजिएगा। उसके बाद जीएस आपकी देखना क्या होगी, मजा आएगा आपको। तो देखिए, प्रथम पंचवर्षीय योजना 1951 से 56, हैराल्ड डोमल मॉडल, ये भी मैंने आपको बताया था। इसमें जो है कृषि को प्राथमिकता दी गई थी, ये आपको पता होना चाहिए। इसमें जो 3 संयंत्र लगे थे, कौन कौन से लगे थे साथियों? अगर लिखा होगा तो ठीक है, नहीं तो लिखना पड़ेगा। देखिए, नहीं इसमें नहीं, दूसरे में, क्योंकि इसमें कृषि को प्राथमिकता दी गई है, दूसरे में लगे थे। मतलब 56 से 51, पीसी महालनोबिस। ठीक, किसने? पीसी महालनोबिस। और अगर बात करें भारी उद्योग, जैसे भिलाई है, तो भलाई हमारा कौन करेगा? रूस। छत्तीसगढ़ में दुर्गापुर, ब्रिटेन के सहयोग से केला, केला के लिए मनी चाहिए यानी जर्मनी, तो ये जो है जर्मनी में। ठीक, इस तरह याद रखना। तृतीय पंचवर्षीय 66 से 61 सैंडी व चक्रवर्ती मॉडल है। योजना में संसाधन आवंटन के लिए जॉन सैंडी और सुखमय चक्रवर्ती के मॉडल पर आधारित है। इसी दौरान हरित क्रांति की शुरुआत होती है। बोकारो स्टील प्लांट अभी मैंने पढ़ाया। बोकारो जो है स्टील प्लांट की स्थापना होती है 1964 में सोवियत संघ रूस के सहयोग से। हम कभी भी पुकारते हैं तो हमारा दोस्त रसिया जो है हमारे साथ खड़ा रहता है। यह योजना बुरी तरह से असफल रही। कारण था 1962 में भारत चीन युद्ध होता है, फिर 1965 में भारत पाक युद्ध होता है, और 1965 और 66 के बीच भीषण जो है सूखा पड़ जाता है।
तो ये 3 रीजन थे मेनली इस योजना का जो है फ्लॉप होना, तो बहुत बुरी तरह से असफल रही योजना। अवकाश उसके बाद आ जाता है साथियों 1966 से 69। सूखे और युद्ध के कारण 3 वार्षिक योजनाएं चलाई जाती हैं, यानी एक साल के लिए। चतुर्थ पंचवर्षीय योजना की मैं बात करूँ 1969 से 1974। DR जो है गॉडगिल मॉडल है, ये कौन सा है, गॉडगिल मॉडल है। चौथी प्राथमिकता क्या है, स्थिर के साथ जो है स्थिरता के साथ विकास और आत्मनिर्भरता। 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब होता है, तो 1969 में 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण होता है। इसरो की स्थापना भी इसी समय होती है साथियों, 15 अगस्त 1969। उसके बाद भारत का पहला भूमिगत परमाणु परीक्षण स्माइलिंग बुद्धा होता है 1974 में। और श्वेत क्रांति यानी ऑपरेशन जो है फ्लड की शुरुआत भी कहाँ होती है, दुग्ध उत्पादन से संबंधित है, इसी पंचवर्षीय योजना में शुरू होता है। बताइए कितनी बढ़िया जानकारी है और सारी अच्छी जानकारी। आपको योजना नहीं याद रखना, अगर ये डेट पता है तो आप आराम से योजना तो निकाल ही लेंगे ना। पांचवी पंचवर्षीय योजना 1974 से 78 है, DP धर द्वारा तैयार योजना है। प्राथमिकता क्या थी, गरीबी उन्मूलन यानी गरीबी हटाओ का नारा था इसमें, और जो है आत्मनिर्भरता। यह योजना अपने समय से 1 वर्ष पहले यानी 1978 में जनता पार्टी सरकार द्वारा समाप्त की जाती है। यानी बात ये है ना कि ये योजना चलनी थी 78 मतलब 79 तक, लेकिन योजना पहले इसलिए समाप्त हो जाती है क्योंकि जो है भारतीय जनता पार्टी यानी उस समय जनता पार्टी थी, भारतीय नहीं थी, तो ये जनता पार्टी की सरकार आ जाती है। ठीक साथियों, राष्ट्रीय न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम MNP, ठीक, काम के बदले अनाज कार्यक्रम शुरू होता है 5वीं पंचवर्षीय योजना में, यानी काम के बदले अनाज। अनवरत फिर रोलिंग प्लान आ जाता है, ठीक। उसके बाद 1978 से 80 के बीच जो है गुन्नार मिल्डाल के मॉडल पर जनता पार्टी सरकार द्वारा लाई गई, ये मतलब अनवरत योजना चलती है। फिर इनकी जो है सरकार गिरी जाती है, फिर जो है इंदिरा गांधी आ जाती हैं। छठी पंचवर्षीय योजना 80 से 85 आगन निर्गत मॉडल पर आधारित होती है। प्राथमिकता क्या है, गरीबी निवारण, रोजगार सृजन। आर्थिक उदारीकरण की शुरुआत होती है। 6 बैंकों का राष्ट्रीयकरण होता है 1980। देखिए अभी जो मैंने ऊपर पढ़ाया है ठीक, 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण 1969 में होता है। देखिए याद करना, ऐसे आपको लिख लेना है 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण 1969, ठीक। उसके बाद जो है 6 बैंकों का राष्ट्रीयकरण, तो देखिए छठी पंचवर्षीय योजना होती है, 6 बैंकों का राष्ट्रीयकरण होता है 1900 क्या है समय 1980 हो जाएगा। ठीक साथियों, यहाँ पे देखिए छठी पंचवर्षीय योजना 1980, तो वैसे हमने याद किया था। नाबार्ड की स्थापना 12 जुलाई 1982। ये सब जब डेट याद रहेंगे ना तो आपको पंचवर्षीय योजना नहीं याद करना। वैसे योजना पूछता नहीं है डेट कभी, लेकिन ये जरूर पूछ लेगा कि जो है 6 बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब हुआ, तो 1980 में हुआ। ठीक, आगे हम बात करें 7वीं पंचवर्षीय योजना डार ड्यूमल मॉडल। उसके बाद मॉडल नहीं याद करना आपको, फिर याद क्या करना है, उत्पादकता, रोजगार और सामाजिक न्याय की बात करता है। ठीक, नारा था रोजी रोटी और उत्पादकता, ये सामाजिक न्याय की बात हो रही है। तो 7वीं यानी सामाजिक, सा से 7वीं, तो 7वीं यहाँ पे आ जाएगी। निजी क्षेत्र को सार्वजनिक, यहाँ भी सार्वजनिक क्षेत्र की तुलना में वरीयता मिली। और जवाहर रोजगार योजना 1989 में शुरू होती है, क्योंकि जवाहरलाल नेहरू जी की जो है 100वीं जन्म तिथि, मतलब 100 वर्ष पूरे हो गए थे उनके जन्म के, तब जो है शुरू हुई योजना। वार्षिक योजनाओं की मैं बात करूँ 1980 से 1992, आर्थिक संकट और राजनीतिक अस्थिरता के कारण 8वीं योजना शुरू नहीं हो पाई। और 8वीं जो है पंचवर्षीय योजना फिर 92 से 1997, ठीक, नरसिम्हा राव और मनमोहन मॉडल पर जो है आधारित थी। LPG इसी में आता है, वैश्वीकरण, निजीकरण, उदारीकरण, यानी LPG नीति के बाद। देखिए एक्चुअली ये क्या है, LPG क्या है, मैं ऐसे बता देता हूँ नॉर्मल एग्जाम्पल के रूप में। देखिए पहले हमारे यहाँ ज़्यादातर सेक्टर किसके, सरकार के अंडर थे। तो क्या हुआ कि LPG जब आया तो इसमें जो है बहुत रियायत दी गई साथियों, निजीकरण किया गया, यानी प्राइवेट सेक्टर को भी बहुत सारा मौका मिला। इसलिए आप देख रहे हैं हर जगह प्राइवेट आपको देखने को मिल रहे होंगे। तो प्राइवेट मतलब जो है, देखिए पहले तो ये देखिए उदारीकरण, यल का मतलब होता है लिबरलाइजेशन, ठीक, यानी उदारीकरण होता है। जैसे मान लीजिए आपके पिताजी ना, बहुत कहते हैं ना उदार पिताजी, हमारे उदार राजा था। एक स्ट्रिक्ट होते हैं, एक उदार होते हैं। यानी पहले हमारी जो बाउंड्री थी उसमें मतलब हर चीज़ नहीं आ रही थी, क्योंकि हम बहुत ज़्यादा मतलब स्ट्रिक्ट थे, लेकिन हम फिर उदार हुए, यानी हम बाहर की कंपनियां भी भारत आने के लिए हमने आने दिया, तो यानी हम उदार हो गए। ठीक साथियों, यानी हमने मौका दिया बाहर की कंपनियों को भारत में आने का, तो वो उदारीकरण हो जाता है।
हमने फिर प्राइवेट सेक्टर घुसा है तो निजीकरण हो जाएगा। पूरे भारत के लिए मतलब पूरे विश्व के लिए हमने भारत के जो है रास्ते सारे खोल दिए कि हमारे यहाँ आओ निवेश करो, हम भी आपके यहाँ करेंगे। तो ये जो है क्या होगा, वैश्वीकरण होगा, ग्लोबलाइजेशन। आप देख रहे हैं ना, इस दुनिया पूरी दुनिया में हर जगह, जैसे अमेरिका की जो है अगर कंपनी है तो भारत में भी लग रही है, चाइना की भी भारत में लग रही है, तो इसे ही कहते हैं वैश्वीकरण। और भारत की जो है फैक्ट्री अलग अलग देशों में लग रही है। मतलब ये हल्का सा एग्जाम्पल है, बहुत ज़्यादा डीप में नहीं गया हूँ, बस ऐसे नॉर्मल आपको समझा दिया हूँ। प्राथमिकता है मानव संसाधन है, नई आर्थिक नीति एलपीजी, ठीक। उसके बाद जो है लागू होने के बाद ये पहली योजना है, प्रधानमंत्री रोजगार योजना शुरू होती है 1993 में। अच्छा, भारत विश्व व्यापार संघ WTO का सदस्य भी कब बनता है, 1 जनवरी 1995। बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है, बढ़िया याद होना चाहिए। 9वीं पंचवर्षीय योजना, न से न्याय न से नौवीं, कल मैंने याद ही कराया है आपको, उसमें जो है सफलता सीरीज में। तो वितरण और समानता के साथ विकास, भारत की आज़ादी के 50 वर्ष पूर्ण होने पर शुरू हुई थी ये योजना। पोखरण 2 परमाणु प्रशिक्षण 1998 में और कारगिल युद्ध 1999 में इसी दौरान हुए थे, ये भी याद रखना। 10वीं पंचवर्षीय योजना 2002 से 2007, प्राथमिकता है अगले 10 वर्षों में प्रति व्यक्ति आय को दुगुना करना, 8% GDP विकास दर का जो है लक्ष्य रखा गया। प्राप्ति कितनी हुई, 7.6%। वर्ष 2007 में गरीबी का अनुपात 26% से घटाकर कितना, 21% का लक्ष्य रखा गया कि जो गरीबी का अनुपात है हम 26% घटाकर 21% रखेंगे। 11वीं पंचवर्षीय योजना 2007 से 2012, इसकी रूपरेखा सी रंगराजन द्वारा तैयार की गई, ठीक साथियों। प्राथमिकता क्या थी, तीव्र और अधिक समावेशी विकास, ये आपको याद रखना। शिक्षा पर जोर दिया गया, 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए अनिवार्य शिक्षा 2009, आप जानते भी होंगे साथियों, ठीक। राइट टू एजुकेशन, सबसे ज़्यादा जो विकास दर लगभग 8% इसी योजना में हासिल की गई। 12वीं पंचवर्षीय योजना, तीव्र अधिक समावेशी और सतत विकास। अगर हम बात की, यह भारत की अंतिम जो है पंचवर्षीय योजना थी, क्योंकि उसके बाद जो है 1 जनवरी 2015 को नीति आयोग आ जाता है इसकी जगह पे। इसमें गैर कृषि क्षेत्र में 50 मिलियन नए रोजगार पैदा करने का लक्ष्य रखा गया था। तो ये चीज़ें हो गई हमारी पंचवर्षीय योजना। जितनी इंपॉर्टेंट जानकारी थी सारी आप पढ़ चुके हैं। अब हम लोग जो है देखते हैं प्रमुख जो है संस्थाएं, यहाँ से क्वेश्चन बनेंगे ही बनेंगे, थोड़ा ध्यान देंगे। नाबार्ड की स्थापना होती है 12 जुलाई 1900, देखिए मैं पेन यूज करता हूँ, 12 जुलाई जो है 1982 को नाबार्ड की स्थापना होती है। कलर चेंज करो, पेन चेंज करो, तब आपको आनंद आएगा, ठीक। देखिए नाबार्ड की स्थापना कब होती है, 12 जुलाई 1982 को शिवरमन समिति, अरे यार ये तो क्या बात है, एक सेकंड साथियों, शिवरमन समिति हो जाएगा, क्या हो जाएगा, शिवरमन समिति, ये आपको याद रखना। अच्छा पेन बड़ा है भी, ये शिवरमन समिति की सिफारिश पर 6वीं पंचवर्षीय योजना है। कौन सी है, 6ठी पंचवर्षीय योजना है। किसान क्रेडिट जो है KCC की बात करूँ 1998, कई बार एग्जाम में आया है। RV गुप्ता समिति, देखिए अच्छा ये याद करा दूं क्या, देखिए कुछ चलो लॉजिक निकालते हैं, इससे पहले इरेज करते हैं तब याद कराते हैं। देखिए साथियों, नाबार्ड की स्थापना जो है किससे संबंधित है, कृषि से संबंधित है, मतलब कृषि से संबंधित जो है लोन देती है। तो इसकी स्थापना जो होती है 12 जुलाई 1982 को होती है। कब होती है, 12 जुलाई 1982 की होती है, शिवरमन समिति की सिफारिश पर 6ठी पंचवर्षीय योजना। एक सेकंड साथियों, देखिए साथियों हम लोग आगे देखते हैं। देखिए डिमांड बहुत है आपकी, मैं जब भी जो है अपना YT स्टूडियो खोलता हूँ, ये सब्जेक्ट लाइए सर वो लाइए, भैया कराएंगे, सब कुछ कराएंगे। अकेला इंसान क्या करूँ बताइए, आप ही बताइए। मैं यार क्या बताऊँ, मैं मेहनत पूरी करता हूँ, मैं पढ़ता नहीं हूँ, एक हफ्ते से बिल्कुल भी नहीं पढ़ा हूँ, अपनी पढ़ाई लिखाई सब बंद कर दिया हूँ। मैं सोच रहा हूँ आपके लिए जो है चीज़ें कर दूँ, क्योंकि विश्वास बहुत हो गया ना, पर्सनल मैसेज हो, बहुत कुछ है साथियों, तो इतना ज़्यादा मतलब प्यार सपोर्ट आ रहा है तो मुझे खुद काम करना पड़ रहा है इसीलिए। तो 12 जुलाई 1982 को शिवरमन समिति की सिफारिश पर 6ठी पंचवर्षीय योजना नाबार्ड की स्थापना होती, याद करिएगा। किसान क्रेडिट KCC की स्थापना 1998 में RV गुप्ता जो है समिति की सिफारिश पर की गई, नाबार्ड द्वारा तैयार किया गया, ये डेट याद रखना है। राष्ट्रीय किसान आयोग की मैं बात करूं तो गठन जो होता है 18 नवंबर 2004 को प्रोफेसर MS स्वामीनाथन की अध्यक्षता में होता है, ये भी याद रखना है, ठीक। मैं ट्रिक थोड़ी कम बताऊंगा ताकि हम थोड़ा ज़्यादा आगे बढ़ चले, बताऊंगा लेकिन थोड़ा सा कम कर दूंगा, क्योंकि फिर ऐसे याद करना पड़ेगा, बहुत सारी ट्रिक हो जाएंगी ना, हिसाब से आपके चलेंगे। मैं मतलब ऐसा कोई नहीं होगा मैं बनाने में ट्रिक टाइम वेस्ट करूंगा। हाँ जो बन गई हैं उनको मैं हवा में बता दूंगा आपको, ठीक साथियों। तो थोड़ा आप धैर्य के साथ चीज़ें सुनते चलिए। देखिए अगर मैं बात करूँ सेंट्रल एडेड जोन रिसर्च इंस्टीट्यूट कजरी की स्थापना कब होती है, 1959। इसका मुख्यालय बहुत पूछता है कहाँ है, तो जोधपुर राजस्थान।
सेंट्रल फूड टेक्नोलॉजी रिसर्च, ठीक, इसका मुख्यालय कहाँ है? मैसूर कर्नाटक में है। इसकी स्थापना 1950 में होती है। सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ एग्रीकल्चरल इंजीनियरिंग, इसकी स्थापना जो है 1976 में भोपाल में होती है, मध्य प्रदेश। सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ फ्रेश वाटर एक्वाकल्चर, यह जो है भुवनेश्वर उड़ीसा में स्थित है। इसकी स्थापना 1987। बताइए, बढ़िया दिया हुआ है, अब इससे बढ़िया क्या ही लेंगे यार। सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ फिशरीज एजुकेशन, यह मुंबई महाराष्ट्र में स्थित है। इसकी स्थापना 1961 में होती है। सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ रिसर्च ऑन जो है बफेलोज, यह हिसार हरियाणा में है, यानी भैंस वाला जो है वो कहाँ है? हिसार हरियाणा में। आगे अगर हम बात करें, हरियाणा में स्थित है, 1985 में इसकी स्थापना होती है। अगला है सेंट्रल सीप एंड ऊल जो है रिसर्च इंस्टीट्यूट, ये अविका नगर जो है राजस्थान में है। 19, ये भी इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। अगला है सेंट्रल टोबैको यानी तंबाकू वाला, तो राजमुंदरी आंध्र प्रदेश में। आपको डेट याद करना है, कर लीजिए भैया डेट, लेकिन ना याद करिए तो मैं तो यही कहूँगा, बाकी कुछ की कर सकते हैं। सेंट्रल सॉयल सैलिनिटी रिसर्च इंस्टीट्यूट, ये करनाल हरियाणा में है, ठीक। मृदा वाला पूछ रहा है, वैसे इसे थोड़ा ना हिंदी में लिखते तो और आसानी हो जाती। सेंट्रल इंस्टीट्यूट फॉर सब ट्रॉपिकल हॉर्टिकल्चर, ये लखनऊ में है साथियों। वनस्पति से संबंधित है क्या? ऐसे कुछ होगा, ठीक। 1984 है। सेंट्रल राइस यानी चावल वाला, कटक उड़ीसा में हो जाएगा। चावल काटेंगे कटकट वाला। अब देखिए गन्ना लाखों है आपके पास, तो लखनऊ। आलू के साथ शिमला डल के बन जाता है, मुझे भी बहुत पसंद है, तो शिमला। चावल वाला कटक हो जाएगा। पशु पक्षी की इज्जत करना है तो इज्जत नगर बरेली हो जाएगा अपना, यूपी। औषधि और ये सब हमारे यहाँ भी लाखों हैं औषधियाँ साथियों, तो लखनऊ हो जाएगा। बकरी मखदूम जो है मथुरा, बकरी में करती है यानी मथुरा मखदूम, कुछ ऐसे रिलेट कर लीजिएगा, ठीक साथियों। ये बताइए समझ में आई चीज़ें कि नहीं। उत्तर प्रदेश विशेष कृषि, भाई बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपसे भारत के बारे में पूछे तो आपको, जैसे भारत के बारे में पूछा, यहाँ पे लिखी भी दिया। सबसे अच्छी बात तो यही है कि भारत में 15 कृषि जलवायु क्षेत्र है, यूपी में 9 है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्रो क्लाइमेटिक जोन, ठीक, क्योंकि एग्जाम में ना यहाँ से कन्फ्यूजन क्रिएट होगा, ये पूछे गए क्वेश्चन है। उत्तर प्रदेश कृषि विभाग की विधिवत जो है, अगर मैं बात करूँ, स्थापना कब होती है? 1 मई 1920 को होती है। राज्य कृषि उत्पादन मंडी परिषद की स्थापना 1964 के अधिनियम द्वारा की गई है। आम उत्पादन की बात करूँ तो लखनऊ मलिहाबादी आम फेमस है। सहारनपुर, मेरठ, वाराणसी में कौन सा आम फेमस है? लंगड़ा आम, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये दशहरी आम है जो लखनऊ में है, और लंगड़ा आम आपसे पूछे तो वाराणसी। अमरूद प्रयागराज का है। इलाहाबादी सफेदा बरेली अयोध्या। आंवला प्रतापगढ़ का जिक्र मध्य जो है मैदानी क्षेत्र में है। सामान्य ज्ञान आधारित, यानी आंवला के लिए आंवला नगरी किसे कहते हैं? प्रतापगढ़। संतरा, नींबू, लीची, सहारनपुर, मेरठ, कई बार मैंने खुद ही बनाया। माल्टा, यहाँ पे माल्टा भी शामिल कर लीजिए, यही क्षेत्र हैं साथियों। केला उत्पादन में उत्तर प्रदेश, वाराणसी, प्रयागराज, गोरखपुर में बड़े पैमाने पर केला उत्पादन होता है। किसमें कौन थे? मालभोग, चीनी चंपा, अल्फांसोस, दूध सागर, तो ये याद करें। जैसे दूध की टाइप नहीं लगता है केला, तो इस तरह ले। अमरूद में प्रयागराज है। किस्म कौन है? हाफजी, लखनऊ से 49 यानी सरदार। देखिए ये अब बढ़िया पूछ लेगा तो पता लगा गलत ही कर देंगे आप, ठीक। करेला प्रयागराज सफेदा। संतरा की बात करूँ मुख्य रूप से सहारनपुर में। लीची जो है सहारनपुर मेरठ हो जाएगा। माल्टा मेरठ जो है वाराणसी सहारनपुर। आपको सहारनपुर मिलेगा तो जरूर मारिएगा, सहारनपुर मेरठ माल्टा। नींबू वाला भी सहारनपुर मेरठ हो जाएगा, ठीक। तो संतरा, नींबू, माल्टा, लीची, ये सब मेरठ और सहारनपुर याद रखिएगा। ग्रामीण क्षेत्रों में स्थानीय जो है स्वशासन। ऋग्वेद में स्थानीय स्व इकाइयों के रूप में सभा व समिति एवं जो है विदत का उल्लेख मिलता है। रामायण काल में प्रशासन 2 भागों में था। पूर्व मतलब नगर, जैसे हमेशा रहता है ना भागलपुर, तो पूर्व मतलब क्या? नगर। तो जनपद मतलब ग्राम में विभाजित था। स्थानीय काल में सल्तनत काल में स्थानीय शासन की मैं बात करूँ, दिल्ली सुल्तानों द्वारा प्रांतों को विलायत कहा जाता था। और जो है लॉर्ड मेयो यानी 1870 में पंचायतों को कार्यात्मक व वित्तीय सहायता प्रदान कर सुदृढ़ किया गया। तो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, नहीं भी याद होगा तो कोई दिक्कत नहीं। रिपन की बात देखते हैं साथियों। यहाँ पे लॉर्ड रिपन जो है 1882 में स्थानीय स्वशासन के लिए प्रस्ताव पारित किया, जिसमें स्थानीय स्वशासन संस्थाओं को मैग्ना कार्टा कहा गया। बहुत इंपॉर्टेंट है, याद कर लीजिएगा। संवैधानिक निर्देश। संविधान के भाग 4 नीति निर्देश तत्व के अनुच्छेद 40 में ग्राम पंचायतों के गठन का प्रावधान किया गया, जो है गांधीवादी विचारधारा से प्रेरित है। सामुदायिक विकास कार्यक्रम की स्थापना 2 अक्टूबर 1952 में शुरू किया गया। कल योजनाओं में भी ये मैंने कराया था। इसी क्रम में राष्ट्रीय विस्तार सेवा जो है ये 2 अक्टूबर 1953 को फोर्ड फाउंडेशन के सहयोग से शुरू हुआ। महात्मा गांधी ने कहा था, जब पंचायत राज स्थापित हो जाएगा तो जनमत वह करेगा जो हिंसा कभी नहीं कर सके। तो ये चीज हो जाएगा। पंचायती राज से संबंधित समितियों की बात करें, बलवंत राय मेहता समिति। देखिए इसकी ट्रिक है बैग, पहले देख लीजिए बैग।
बी से बलवंत, ए से अशोक, जी से जीवीके रॉय। तो आपको क्रम भी याद करने की जरूरत नहीं है। 57 में ये होता है, फिर 77 में ये होता है, फिर 85 में ये होता है। जब अभी आगे और याद करा देता हूँ, जैसे ये देखिए जीवीके, यल जो है एलपी, और क्या है बस 3, मतलब ये है। तो बैग एलपी करके याद कर सकते हैं। बैग आपको भूलना नहीं है, उसके बाद तो फिर एलपी कर लीजिएगा तो ठीक है, वरना कोई बात ही नहीं। ठीक, एलपीजी कर लीजिएगा, बैग एलपीजी कुछ ऐसे बना लीजिएगा। बलवंत राय मेहता समिति 1957, इस समिति का गठन जो है 16 जनवरी 1957 को सामुदायिक विकास कार्यक्रम की जांच के लिए हुआ है। इसमें त्रिस्तरीय पंचायती जो है राज्य व्यवस्था, ग्राम, मध्यवर्ती, जिला स्तर सुझाव दिए गए। इसमें 3 मतलब जो है त्रिस्तरीय, ग्राम, मध्यवर्ती, जिला और जिला स्तर की बात की गई। और बलवंत राय मेहता को पंचायती राज व्यवस्था का वास्तुकार या शिल्पीकार कहा जाता है। सिफारिश कब की गई? 1 अप्रैल 1958 को लागू होती है इनकी सिफारिश से। ठीक, 57 में मतलब इसका गठन होता है और 58 में लागू होता है। 2 अक्टूबर 1959 को राजस्थान के नागौर जिले में औपचारिक पंचायती राज की शुरुआत होती है। उस समय पीएम कौन थे? तो उस समय पीएम हमारे थे पंडित जवाहरलाल नेहरू जी। अशोक मेहता समिति 1977 साथियों में बात करो, इस समिति ने त्रिस्तरीय के स्थान पर द्विस्तरीय मंडल पंचायत और जिला परिषद की स्थापना दी। इन्होंने जिला परिषद को शक्तिशाली बनाने पर जोर दिया। जीवीके रॉय समिति 1985 है साथियों। इस समिति ने योजना आयोग की सिफारिश पर गठन, जिसमें जिला स्तर को योजना की बुनियादी इकाई बनाने का सुझाव दिया। ये 2 स्तरीय देते हैं, ऊपर वाला 3 स्तरीय है, बस 2 ही याद रखेंगे। वनडे में तो यही काम हो जाएगा, बाकी ये डेट हो सकता है याद पूछा जाए एग्जाम में। तो जीवीके रॉय वाला 85 है, बैग से याद हो जाएगा। ये 57 है, ये 77 है, ये 85 है। उसके बाद अगले साल 86 आ जाएगा, फिर 1 साल और बढ़ा दीजिएगा तो 88, उसके एक मतलब 87 मतलब क्या 2 साल ऐड कर दीजिएगा, तो 2 नहीं 3 करना पड़ेगा। तो साथियों क्या आ जाएगा? 89 आ जाएगा। पीके थुंगन समिति। ठीक, तो देखिए एल एन सिंघवी समिति, इसने पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा, ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन है कि मतलब कौन सी समिति ने पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा देने की सिफारिश की? तो इसने की न्यायिक न्यायाधिकरण जो है बनाने का प्रस्ताव इन्होंने दिया, जुडिशियल जो है ट्रिब्यूनल। अगला है पीके थुंगन समिति, इनके समय जो है इन्होंने भी संवैधानिक दर्जा देने का सुझाव दिया, जिसके आधार पर 73वां संविधान संशोधन आया। ठीक साथियों, अब देखिए 73वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992, ग्रामीण स्थानीय स्वशासन। 73वां वाला गांव के लिए है और जो है 74वां वाला साथियों क्या है? नगर के लिए है। ठीक, अब देखिए यह अधिनियम जो है 24 अप्रैल 1993 को, 24 अप्रैल इसलिए पंचायती राज दिवस मनाया जाता है, पूरे देश में लागू होता है। पंचायती राज दिवस प्रतिवर्ष 24 अप्रैल को मनाया जाता है। संवैधानिक किसके थे? संविधान में भाग 9 में और 11 अनुसूची जोड़ी गई। 11वीं अनुसूची पंचायती राज से संबंधित है और 12वीं जो है नगर निकाय से संबंधित है। ठीक, तो भाग 9 जो है इससे संबंधित हो जाएगा। 9A किससे संबंधित है? तो 9A नगर से संबंधित और 9B सहकारी समिति, ये भी याद रखना है। कार्य विषय की बात करें तो 11वीं अनुसूची में कुल कितने विषय? 29। कई बार एग्जाम में आया है और उसमें कितने हैं? 18 है। ठीक, 12वीं अनुसूची में कितने विषय? 18 हैं। नगर वाले में 18 है, यहाँ 29 है। कैसे याद करेंगे? 9 में 2 जोड़ेंगे तो कितना आएगा? 11, और ये देखिए यहाँ भी 11। अगर हम बात करें जो है त्रिस्तरीय ढांचा, तो ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायत, मध्य स्तर पर जो है पंचायत समिति या क्षेत्र पंचायत, और जिला स्तर पर जिला परिषद। पंचायत का कार्यकाल क्या होगा? तो प्रथम अधिवेशन के 3 से 5 वर्ष इसका जो है कार्यकाल होगा। ठीक साथियों, आगे बात करें, यदि पंचायत भंग होती है तो 6 माह के भीतर चुनाव कराना अनिवार्य है। कितना? 6 माह के भीतर चुनाव करवाना अनिवार्य है। यदि कार्यकाल 6 माह से कम बचा है तो चुनाव आवश्यक नहीं है, ये भी याद रखेंगे। सदस्यता आयु की बात करें तो प्रधान बनने के लिए 21 वर्ष होनी चाहिए। आरक्षण की बात करूँ, देखिए आरक्षण तो डी में है। ठीक, अगर 243 डी में आरक्षण है, 243 सी में क्या है? संरचना है। ठीक, पंचायतों की संरचना, वो आगे हम अभी दिखाते हैं आपको। तो देखिए इसमें क्या है? SC ST को जनसंख्या के अनुपात में और महिलाओं के लिए न्यूनतम जो है 33% का स्थान आरक्षित है। ग्राम सभा की बात करें, यह राज्यपाल द्वारा अधिसूचित गाँव के पंजीकरण मतदाताओं का समूह होता है। ये देखिए ग्राम सभा की बात किसमें की गई? आर्टिकल 243A में की गई। शुरुआत में ही तो ग्राम सभा की बात करेंगे। ये परिभाषा हूबहू पूछ ली है एग्जामिनर, और बताओ कि ग्राम सभा किसे कहते हैं? तो ये सब पूछा जाता है, ये समझ लीजिएगा। प्रथम राज्य 73वां संविधान संशोधन के तहत मध्य प्रदेश इस अधिनियम को पालन करने वाला पहला राज्य बना। बताइए कितनी इंपॉर्टेंट जानकारी साथियों दी हुई है, एक जगह बेहतरीन तरीके से आपको मिल जाएंगी सारी चीज़ें। भटकना क्या हुआ है? मान लीजिए कहीं कोई दूसरी मतलब नोट्स होगा, कुछ भी होगा, कोई दूसरा टीचर पढ़ा रहा होगा, तो वहाँ पे मानता हूँ चलो 10 फैक्ट्स नए दे दिए, 20 नए दे दिए, लेकिन ज़रूरी तो नहीं कि वही एग्जाम में आ जाएंगे ना। तो पहले इतना पूरा आपके मतलब जहन में बैठ जाए तो 20 वाले इसी में ऐड कर लीजिएगा, 20 वो भी कर लीजिएगा। लेकिन उसके चक्कर में ना मतलब सब कुछ ना मतलब छोड़ने की कोशिश करिए, इधर उधर बहुत ज़्यादा ना भटकिए। मेरा तो यही मानना है, बाकी आपकी जैसी मर्जी।
आपके पास ज़्यादा एक्सपीरियंस होगा साथियों, तो आप ही जान सकते हैं। बैठकें और कार्यप्रणाली की बात करूँ, ग्राम सभा की बैठक वर्ष में कम से कम 2 बार होना अनिवार्य है, यानी 2 बार होनी ही चाहिए। अपन देखिए, ग्राम पंचायत की बैठक सामान्यतः हर महीने में यानी महीने में 1 बार होनी चाहिए। ग्राम सभा की बैठक वर्ष में कम से कम 2 बार और ग्राम पंचायत की बैठक महीने में 1 बार। ग्राम पंचायत की 2 बैठकों के बीच में 2 महीने से अधिक का अंतर नहीं होना चाहिए। बैठक के लिए जो कोरम या गणपूर्ति कुल सदस्य कितना 1/3 जो है भाग होना आवश्यक है। ग्राम पंचायत का सरकारी प्रतिनिधि जो है ग्राम पंचायत अधिकारी, सेक्रेटरी यानी या फिर जो है बीडीओ की बात करता है, ग्राम विकास अधिकारी होता है। ठीक, अभी वो पंचायत सीरीज देखे होंगे तो आराम से जान जाएंगे। ग्राम पंचायत की 6 प्रमुख समितियां होती हैं जो कार्य को सुचारू रूप से चलाने के लिए जो है जिम्मेदार होती हैं, यानी यही 6 समितियां चलाती हैं। नियोजन एवं विकास समिति, इसका अध्यक्ष कौन होता है? ग्राम प्रधान होता है। और अगर मैं बात करूँ निर्माण कार्य समिति, इसका अध्यक्ष भी प्रधान होता है, उसके द्वारा नामित सदस्य होते हैं। शिक्षा समिति, इसका जो है अध्यक्ष उप प्रधान। प्रशासनिक समिति, इसका अध्यक्ष ग्राम प्रधान। ठीक, और स्वास्थ्य एवं कल्याण समिति अनुसूचित जाति या जनजाति या महिला सदस्य इसका नेतृत्व करती है। और जल प्रबंधन समिति, इसका जो है ग्राम प्रधान। देख सकते हैं केवल 2, शिक्षा वाला कौन है? उप प्रधान है। उप यानी चुप, तो शिक्षा के मामले में चुप है, तो उप चुप यानी उप। ठीक, और स्वास्थ्य एवं जो है कल्याण वाला क्या हो जाएगा? अनुसूचित जाति महिला। विशेष नोट, भूमि प्रबंधन समिति एलएमसी का अध्यक्ष जो है प्रधान होता है। इसका जो है सचिव उस क्षेत्र का लेखपाल या पटवारी ग्राम स्तर का राजस्व अधिकारी होता है, जिसके लिए आप जो है तैयारी कर रहे हैं। अब देखिए आर्टिकल बहुत इंपॉर्टेंट है, सारे याद हो चाहे ना हो, लेकिन मैं याद करा दूंगा आपको। देखिए पहले में तो हमें भैया ग्राम सभा चाहिए, तो 243A। ठीक, 243 सब में है, परिभाषाएं 243। ग्राम सभा पहले हो जाएगा, फिर हमें गठन की जरूरत पड़ेगी, तो 243B में क्या करेंगे? गठन करेंगे। सी से संरचना, तो सी में संरचना आ जाएगा। डी वाला हमें चौथा यानी आरक्षण चाहिए हमें, तो ग्राम स्थानों का जो है आरक्षण हो जाएगा। ई मतलब जो है क्या 5 नंबर पे ही आता है कि नहीं? 5 नंबर पे आता है ना अल्फाबेट में। तो पंचायतों की अवधि भी कितनी है? 5 वर्ष है। यफ यानी जो है सदस्यों के लिए निर्भरता हो जाएगी। जी क्या जाएगा? पंचायतों की जो है शक्तियां हैं, प्राधिकरण एवं देख लो खटपट हो रहा ना, मैं क्या करूं यार, मुझे बहुत गुस्सा आती है, लेकिन फिर बहुत कंट्रोल करना पड़ता। पेशेंस की भी एक हद होती है। पंचायतों द्वारा कर अधिरोपित करने की शक्तियां, उनकी जो है विधियां, ये 3-4 महीने से हो रहा है इससे। अब देखिए आई मतलब इनकम की बात हो रही, तो वित्त आयोग की बात हो रही आई में। जे जो है पंचायतों के लेखाओं की परीक्षा है। के निर्वाचन आयोग से संबंधित है। ठीक, यल जो है संघ राज्य क्षेत्रों में लागू होना। बाकी जो है आप पढ़ सकते हैं, ज़्यादा इंपॉर्टेंट और बाकी चीज़ें नहीं हैं। जो इम्पोर्टेंट है आपको ये सब आपको याद रखना है इधर। ठीक, जैसे आई याद हो, के याद हो, तो ये सब ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आगे देखिए साथियों, अगला क्या है? तो पेशा जो है अधिनियम है हमारा 1996 का। पूरा नाम है पंचायत उपवन अनुसूचित क्षेत्रों का विस्तार अधिनियम है। भूरिया समिति 1994 की सिफारिश पर आधारित है। समिति कौन सी? भूरिया समिति। अधिनियम कब का है? 1996 का है। संविधान के भाग 9 के प्रावधानों में 5वीं अनुसूची के जो है अनुसूचित क्षेत्रों का विस्तार करना। ग्राम सभा को विशेष अधिकार और अनुसूचित क्षेत्रों में जनजातीय स्वायत्तता है। 74वां संविधान संशोधन आ जाता है। 73 के बारे में सब पढ़ लिए ना, 74वां चलो चलते हैं। नगरीय स्वशासन है 1992 में। यह अधिनियम जो है 1 जून 1993 को लागू हुआ। पंचायती राज 24 अप्रैल 1993 को। अब ये कब लागू होता है? 1 जून 1993 को। संवैधानिक स्थिति की मैं बात करूँ, संविधान में भाग 9A और जो है 12वीं अनुसूची जो है जोड़ी गई है। कार्य विषय क्या है? 12वीं अनुसूची में नगर पालिकाओं से जुड़े कितने विषय हैं? 18। मैंने बताया ना ऊपर 18 विषय हैं। भाग 9A भी आपको बता दिया, 12वीं अनुसूची भी। भारत में पहला नगर निगम जो है 1687 में मद्रास चेन्नई में स्थापित है। एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, याद रखेंगे। 1726 ईस्वी में चार्टर एक्ट द्वारा कलकत्ता और बॉम्बे में निगम बने। अब अगर आगे हम बात करें नगर पंचायत, देखिए ग्रामीण से नगरीय क्षेत्र में परिवर्तित हो रहे क्षेत्रों के लिए नगर पालिका जो है परिषद, छोटे नगरीय क्षेत्रों के लिए 20,000 से अधिक आबादी। नगर निगम बड़े जो है नगरीय क्षेत्रों के लिए 5 लाख से अधिक आबादी। वार्ड समितियों की बात करें तो 3 लाख या उससे अधिक जनसंख्या वाली जो है नगर पालिकाओं में वार्ड समितियों का गठन होता है। ये साथियों इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं कि इसके पीछे आप पड़े रहे, सबसे ज़्यादा ग्राम पंचायत वाला ही इंपॉर्टेंट है। ठीक, अब देखिए यहाँ पे ये 2 आपको याद होना चाहिए। एक ये आरक्षण वाला टी है, और जिला योजना समिति ZD, और महानगर योजना समिति 243 ZE। आपको मैंने कल ही आपको पढ़ा दिया था, जो मेरा वो ना सफलता सीरीज है, उसमें मैंने ये आपको कराए थे, दोनों कराए थे। ठीक, ये वाला एक्स्ट्रा है, याद रखेंगे। अब देखिए आपका पढ़ने का मन है तो पढ़ लीजिए, मैं इसमें कुछ नहीं कहूँगा आप। लेकिन देखिए वाई वाला कहाँ है? यहीं पे आ जाएगा, वित्त है ये। आपको ये याद रखना है, और ये निर्वाचन वाला याद रखना। ठीक, बाकी जैसे आरक्षण इसमें है, टी पे है, इसमें यश जो है संरचना है, वहाँ सी है, यहाँ यश है।
ये सब इतना अंतर है, बस समझ में आएगी नहीं। तो आप देख सकते हैं, एक बार आप पॉज करके पढ़ लीजिएगा अपने हिसाब से। अवधि जो है यू पे है, ठीक, मतलब उसी के टी यू, तो वहाँ जैसे डी का यहाँ ई इस तरह हो जाएगा, तो आपको समझना है थोड़ा सा। सहकारी समितियों की बात करें, लोग समानता के आधार पर आर्थिक हितों से मिलकर काम करें, यानी सहकारी समितियाँ क्या होती हैं, तो जैसे मान लीजिए सब लोग मतलब मिलके काम करें। जैसे मान लीजिए 10 किसान हैं, तो उनको कोई फसल मतलब बोनी है या कुछ भी बेचना है, तो वो लोग मिलके आपस में डिसीजन लें कि हमें आलू बोना है और एक फैक्ट्री वाले को देना है। आलू की कोई चिप्स बना रही है कंपनी, तो हमें उसे देना है और उससे पैसा लेना है, बराबर बांट लेना है, समझे कि नहीं। यानी सरकार के पास जाएंगे वो लोग, तो सरकार जो है एक जो है ये सिस्टम बना देंगे। सहकारी समितियों वाला जो है कुछ होता है, क्या होता है तो देख लेते हैं। इसमें एक एक्चुअली होता क्या है साथियों, कुछ मोहर वगैरह लगाते होंगे, वो भी हो, तो उस वो जो है बॉन्ड एक प्रकार से मान लीजिए, जैसे मान लीजिए एक वो है कि हमें जो है इसमें लिस्टेड कर दीजिए, एक लिस्ट होता होगा लिस्ट वाला, मैं ऐसे अंदाजा बता रहा हूँ आपको समझने के लिए कि एक लिस्ट टाइप होता होगा, उसमें क्या है स्टाम्प लगा देते होंगे, सरकार की तरफ से मोहर लग जाती होगी कि ठीक है आप इसमें शामिल हो चुके हैं, ठीक, आपका ये जो है उनसे जो है डील हो चुकी है। तो वो कंपनी वाला फिर आलू इन्हीं से लेगा और जो भी इनको जितना फायदा होगा वो आपस में ये किसान बांट लेंगे। जैसे अमूल वाला है, अमूल में जितना मतलब दूध आता होगा, जो जितने किसान मिलके जो है ये किए हैं, उसमें आपस में जो है जितना फायदा होता होगा आपस में किसान ले लेते होंगे, तो उस तरह कुछ चलता है, देख लीजिएगा। देखिए जब भी आपको ज़्यादा जानकारी चाहिए किसी टॉपिक का, तो आप ना जो है गूगल कर लीजिए, चैट जीटीपी से पूछ लीजिए, या मतलब कहीं से भी, जेमिनी हो आपके पास, जो भी हो वहाँ से आप पूछ सकते हैं, आपको बहुत डिटेल में देगा। मैं तो कम बता पाता हूँ साथियों, वो बहुत ज़्यादा तगड़ा आपको बता देगा, ठीक, क्योंकि हमारे पास समय का अभाव है, हम बहुत ज़्यादा चीज़ें जो है आपको नहीं बता सकते हैं। संवैधानिक दर्जा की बात करें तो 57वां संविधान संशोधन अधिनियम 2011 द्वारा प्रदान किया गया है। भाग की बात करें 9B हो जाएगा। आर्टिकल याद रखिएगा 243 से 243 तक। भारत में शुरुआत सहकारी ऋण समिति की 1904 में होती है। उत्तर प्रदेश पंचायती राज व्यवस्था विशेष की हम बात करें तो उत्तर प्रदेश 15 अगस्त 1949 में पंचायतों की स्थापना होती है। संयुक्त प्रांत जो है पंचायती राज अधिनियम 1947। संयुक्त प्रांत नाम समझ रहे हैं, यूपी का नाम था संयुक्त प्रांत। अगला है बलवंत राय मेहता समिति की सिफारिश के आधार पर उत्तर प्रदेश क्षेत्र समिति और जिला परिषद अधिनियम 1961 लागू किया गया। 20 नंबर यूपी स्पेशल बिल्कुल ना भूलिए, जितनी मैराथन मैंने कराई सारी कर लीजिए, उससे बाहर शायद ही आपको क्वेश्चन मिलेगा करंट छोड़, ठीक। बहुत तगड़ा पढ़ाया हूँ यूपी स्पेशल, वैसे तगड़ा कोशिश पूरी रहती है कि जो भी पढ़ाऊँ बहुत तगड़ा पढ़ाऊँ साथियों, वैसा आप पहले न पढ़े हों, यही पूरी कोशिश यही रहती है, बाकी है सब कुछ चलता रहता है। देखिए अगर हम यहाँ पे बात करें बलवंत राय मेहता समिति की सिफारिशों के आधार पर उत्तर प्रदेश जो है क्षेत्र समिति व जिला परिषद अधिनियम 1961 लागू किया गया। उत्तर प्रदेश में त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था ग्राम है, क्षेत्र है, जिला है, 1961 और 62 में पूरी तरह लागू हुई, ये याद रखना आपको। 73वां संविधान संशोधन अधिनियम के बाद जो है उत्तर प्रदेश पंचायत वित्त संशोधन अधिनियम 1994 में पारित किया गया और 22 अप्रैल 1994 से प्रभावी होता है, ये याद रखना है। तो देख सकते हैं आप ये। अगला है उत्तर प्रदेश में राज्य निर्वाचन आयोग 23 अप्रैल 1994, ठीक। उत्तर प्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग 23 अप्रैल 1994, यही इसी समय अल्पसंख्यक आयोग की भी स्थापना होती। मैंने कहा था अल्पसंख्यक आयोग क्या है, चोर है, यानी 94, तो वैसे ये भी याद कर सकते हैं आप अपने हिसाब से, जैसे आपको ट्रिक बना सकते हैं कर लीजिए, मैंने ऐसे ट्रिक बता दी थी। राज्यपाल द्वारा जो है इनकी नियुक्ति होती है। कार्यकाल की बात करें 6 वर्ष या जो है 70 वर्ष की आयु, जो भी पहले हो साथियों, जो है प्रथम आयुक्त जो है श्री रामदास सोनकर। वर्तमान आयुक्त की बात करें श्री राज प्रताप सिंह। गठन की अब वित्त आयोग जो है 94। देखिए निर्वाचन आयोग और जो है वित्त आयोग, अल्पसंख्यक आयोग, ये सब 94 के हैं, ठीक। राज्यपाल द्वारा प्रत्येक 5 वर्ष में गठित। अब देखिए वित्त आयोग की मैंने बताया था ना, आर्टिकल आई में है। 5वां वित्त आयोग गठन 2015 में, सिफारिश अप्रैल 2020 से लागू। न्याय पंचायत की बात करें तो वर्ष 1955 के चुनाव के बाद पंचायत जो है अदालतों का नाम बदलकर न्याय पंचायत किया गया। महिला आरक्षण की बात करें तो 33% आरक्षण ही है। 14वें वित्त आयोग ने पंचायतों के लिए 2 लाख करोड़ से अधिक की निधि जो है निर्धारित की। अब देखिए इनका जो कार्यकाल आपको देखना है तो देख सकते हैं कि कौन कब तक था। यूपी के जो है राज्य निर्वाचन आयुक्त का तो पहले कौन थे, तो रामदास सोनकर, वर्तमान में श्री राज प्रताप सिंह। ग्रामीण विकास भारतीय संदर्भ में ग्रामीण विकास का परिचय एवं जनांकी, तो हम अभी तक क्या कर रहे थे यार, वही तो सब पढ़ रहे थे, ग्रामीण विकास ही तो था। अच्छा वो ग्रामीण प्रवेश था क्या। ग्रामीण विकास का अर्थ है भारतीय जनसंख्या के सामाजिक, आर्थिक और मानवीय पक्षों का सर्वांगीण विकास करना, उनके जीवन स्तर में सुधार लाना। गाँव की संख्या की बात करें तो जनगणना 2011 के अनुसार 6,40,900
30 है। ग्रामीण क्षेत्र की सिफारिश की बात करो तो वह क्षेत्र जिसकी जनसंख्या 5,000 से कम हो, जनघनत्व 4 जो है 400 प्रति व्यक्ति वर्ग किसी से कम हो और कामकाजी पुरुषों का 25% हिस्सा कृषि कार्य में लगा हो, उसे ग्रामीण क्षेत्र कहते हैं। यानी जनसंख्या उसकी कितना हो, 5,000 से कम हो और जनघनत्व 400 से कम हो, ठीक, और कामकाजी पुरुष 25% जो है कृषि में लगा हुआ हो, तो ये जो है क्या कहलाएगा, ग्रामीण क्षेत्र। ग्रामीण जनसंख्या भारत की कुल आबादी, देखिए गांव में क्या है, ग्रामीण आबादी कितनी है साथियों, देख सकते हैं लगभग जो है 69% क्या है गांव में रहते हैं लोग। विकास दर 2001 से 2011 के जो है दौरान ग्रामीण आबादी में लगभग जो है 12% की वृद्धि दर्ज की गई है। एक सेकेंड, देखिए स्वतंत्रता पूर्व एवं जो है शुरुआती ग्रामीण विकास की हम बात करें तो ये देखिए योजनाएं हैं, इस समय जो है आपको याद रखना है, थोड़ा सा, ज़्यादा तो नहीं लेकिन थोड़ा बहुत पता हो तो सही है। श्री निकेतन योजना 1922 में, इसकी शुरुआत रविन्द्रनाथ टैगोर जी द्वारा की गई। उसके बाद है मार्थांडम 1921 डॉक्टर स्पेंसर हैच द्वारा। गुड़गांव योजना 1920 प्रारंभिक करता, नाम याद कर सकते करिए नहीं, सेवाग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है, 1936 महात्मा गांधी द्वारा। बाकी आपको पता हो चाहे ना पता हो, आदर्श ग्राम योजना 1903 है, सर डेनियल हैमिल्टन। तो एक बार आप देख सकते हैं कि ये जो है नाम है, एक बार आप पढ़ सकते हैं, आपका मन है अगर जो। इंडिया विलेजेस सर्विस, ये भी हमको लगता है पूछा गया 1945 से, 80 मोसर और BN गुप्ता द्वारा शुरू की गई। अगला क्वेश्चन है कि ग्रामीण विकास मंत्रालय का इतिहास। मंत्रालय का गठन 1974 में होता है। यह खाद्य व कृषि मंत्रालय के एक विभाग के रूप में कार्य करता था। नाम परिवर्तन होता है 18 अगस्त 1979 में ग्रामीण पुनर्गठन मंत्रालय बना। 23 जनवरी 1982 को इसका नाम परिवर्तन ग्रामीण विकास मंत्रालय हुआ। वर्तमान मंत्री की मैं बात करूँ तो वर्ष 2025 ग्रामीण विकास एवं कृषि मंत्री कौन थे, मामा जी अपने हैं शिवराज सिंह चौहान। राज्य मंत्री वर्ष 2025 डॉक्टर चंद्रशेखर पेम्मासानी और कमलेश पासवान हो जाएंगे। मंत्रालय के विभाग और कार्य विभाजन की बात करें, डिपार्टमेंटल स्ट्रक्चर, 2 मुख्य विभाग ग्रामीण विकास के मंत्रालय के तहत 2 मुख्य विभाग कार्य करते हैं, ग्रामीण विकास विभाग और भूमि संसाधन विकास। यह विकसित भारत रोजगार और आजीविका मिशन यानी ग्रामीण या VVG रामजी योजना, कल भी मैंने पढ़ाया है। PM ग्राम सड़क योजना, और जो है सड़क वाला मैंने पढ़ाया था ना 2002 था, ऐसे देखे होंगे आप। आवास जैसी जो है योजनाओं को लागू करता है। भूमि संसाधन विभाग जो है या मरुस्थल सूखा प्रवण क्षेत्रों का विकास, एकीकृत वाटर जो है शेड प्रबंधन और जो है भू अभिलेख आधुनिकीकरण जैसे कार्यों को देखता है। साथियों एक सेकंड, गला सूख जाता है, गर्मी बहुत है, पंखा कूलर सब बंद करना पड़ता है ना वीडियो बनाते समय, तो बहुत मेहनत लगती है 3-4 घंटे साथियों वीडियो बनाना। और ऊपर से खटपट वाले हमको तो सबसे ज़्यादा परेशान यही करते हैं, बाकी तो सही है, सारा दुख दर्द इससे ज़्यादा हम सहे हैं साथियों, बता नहीं सकते है ना। ज़िंदगी हमारी जहाँ शुरुआत हुई है वो बहुत खतरनाक थी, लेकिन वो है ना कि संघर्ष तो करना ही पड़ेगा। हम अपने हिस्से का कर रहे हैं, आप अपने हिस्से का करेंगे, तो वो सब होता रहेगा। 2 जुलाई 1992 को मंत्रालय के अधीन बंजर भूमि विकास का गठन किया गया साथियों, ये याद रखिएगा आप। मंत्रालय का ऐतिहासिक घटनाक्रम की मैं बात करूँ तो जनवरी 1985 मंत्रालय का नाम था ग्रामीण विकास मंत्रालय, इसका जो है बदल दिया गया नाम, और इसे क्या किया गया तो कृषि तथा ग्रामीण विकास मंत्रालय यानी कृषि इसमें लगाया गया। राष्ट्रपति ज्ञानी जैल सिंह थे और प्रधानमंत्री राजीव गांधी के समय। 1991 का बदलाव होता है, 5 जुलाई 1991 को इसे पुनः ग्रामीण विकास मंत्रालय का नाम बदल के जो है मतलब फिर नाम बदल दिया गया, यानी यहाँ जो कृषि लगा था वो कृषि हटा के फिर कर दिया गया ग्रामीण विकास मंत्रालय। राष्ट्रपति कौन थे, R वेंकटरमन, और प्रधानमंत्री PV नरसिम्हा राव के समय। फिर 1999 में नाम बदलता है, फिर ग्रामीण क्षेत्र तथा रोजगार मंत्रालय का नाम बदल के पुनः ग्रामीण विकास मंत्रालय किया गया। वाह भैया वाह, मान गए आप, इतना ना परेशान हुई है इसके चक्कर में। ठीक साथियों, देखिए इसमें जो इम्पोर्टेंट है मैं थोड़ा वो पढ़ा दूँ, नहीं तो फिर इम्पोर्टेंट चीज़ें रह जाएंगी। ये देखिए साथियों, ये आपको मन हो तो पढ़ लीजिए, बाकी मुझे तो नहीं लगता है, बाकी आपका मन है तो पढ़ सकते हैं साथियों, मैं बिल्कुल मना नहीं करूँगा। PDF मैं आपको दे दूंगा, आप जो कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें होंगी वो आप पढ़ सकते हैं, 1-2 बार नहीं 3 बार पढ़िए, 4 बार पढ़िए, मैं आपको PDF दे दूंगा। देखो PDF देने से कोई दिक्कत नहीं, PDF तो आपके पास भी मिल जाएगी हर जगह, लेकिन बात होती है तरीके की कि आप कैसे पढ़ेंगे, कौन सी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं कौन सी नहीं हैं, ये सब तो मैं आपको बता रहा हूँ। जैसे क्वेश्चन कौन सा आया कौन सा नहीं है ये भी बताता चलता हूँ। अब देखिए अगला है जिला ग्रामीण विकास अभिकरण यानी DRDA,
इसकी स्थापना 1999 में हुई। इसका मुख्य कार्य गरीबी जो है उपशमन कार्यक्रमों को लागू करना। 20 सूत्री कार्यक्रम बहुत इंपॉर्टेंट है, वर्ष 1975 इंदिरा गांधी द्वारा शुरू हुआ। ये भी एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक, वर्ष 1982, वर्ष 1986 और अंत में 2006 में इसका पुनर्गठन किया गया। वर्तमान स्थिति अभी देश में 20 सूत्री कार्यक्रम 2006 लागू है, जो 1 अप्रैल 2007 से प्रभावी हुआ। कार्यक्रम का मूल मंत्र क्या है, तो ये है साथियों जो है गरीबी उन्मूलन और जीवन की गुणवत्ता में सुधार। यह विशेष रूप से ग्रामीण व वंचित वर्गों जैसे SC ST, गरीब महिलाएं पर केंद्रित है। अब देखिए ये 20 सूत्री कार्यक्रम यही है साथियों, टिक लगाइए। सुदर्शन चक्र जैसे घूम रहा है वैसे दिख रहा होगा, तो ये आप एक बार पढ़ लीजिएगा, आपके समझ में आ जाएंगे चीज़ें। ठीक, वीडियो पॉज करिए, पढ़ लीजिए, हम आगे बढ़ते हैं। बहुत ईजी है, आराम से याद हो जाएगा। अगला है कृषि एवं जो है ग्रामीण विकास से संबंधित केंद्रीय आर्थिक जो है सर्वेक्षण। देखिए साथियों यहाँ पे देख लेते हैं सर्वेक्षण। कृषि का जो है आर्थिक योगदान और सहयोग की मैं जो है स्वरूप की बात करूँ तो GDP में हिस्सेदारी वर्तमान कीमतों पर वित्त वर्ष 2024 के लिए देश की GDP कृषि मतलब इसमें 16% योगदान है इसका। विकास के चालक बागवानी, मवेशी और जो है मत्स्य जो है पालन क्षेत्र कृषि के संपूर्ण विकास के मुख्य चालक हैं, यानी ड्राइवर्स बनकर उभरे हैं। फसल उत्पादन और न्यूनतम समर्थन MSP की बात कर रहा है। खरीफ जो है उत्पादन 2014 में खरीफ जो है खाद्यान्न उत्पादन के 1647 लाख मीट्रिक टन तक पहुंचने की उम्मीद है। लगभग की मैं बात कर रहा हूँ, एग्जैक्ट ना देखिए। ये सब डाटा साथियों आएगा, बड़ा मुश्किल है, लेकिन पढ़ना है तो पढ़ लीजिए, याद वाद नहीं रहेगा। एक बार देख सकते हैं, PDF में देख लीजिएगा आप ही। देखिए एक्चुअली होता ना कि कुछ भी लोग सोचते हैं कि हम कुछ भी छोड़े ना, बुक में सब दे दें, तो वही वाला हाल यहाँ भी है कि सब देने की कोशिश है। तो कुछ चीज़ें आप पढ़ लीजिएगा, भूल जाएंगे वैसे भी, मुझे बताने की जरूरत नहीं, मैं कितना भी कोशिश करूँ, लेकिन भूलेंगे तो है ही आप। तो इसे स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ले लीजिएगा, वरना ऐसे रट लीजिएगा। समझ में आया कि नहीं, देख सकते हैं। किसान कल्याण व जो है खाद्य सुरक्षा योजनाओं की बात करूँ, मैं कुछ छोड़वा नहीं रहा हूँ, लेकिन मैं ये सोच रहा हूँ ना कि थोड़ा हमारा टाइम बचेगा। ये सब चीज़ें आप भी पढ़ सकते हैं, इसमें जो कुछ डाटा है थोड़ा बहुत तो पढ़ ही सकते हैं ना। बाकी जितनी उस तरह की चीज़ें हैं मैं सारी बताने की कोशिश कर रहा हूँ, इसलिए आप बेफिक्र रहें। कल्याण जो है किसान कल्याण और खाद्य सुरक्षा योजनाएं की मैं बात करूँ तो PM किसान जो है 31 अक्टूबर 2024 तक जो है 11 करोड़ से अधिक किसानों को इस योजना का लाभ मिला है। बहुत इंपॉर्टेंट है। PM किसान मानधन, इस योजना के तहत जो है 23.61 लाख किसान जो है नामांकित हैं। खाद्य सुरक्षा की मैं बात करूँ तो प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत अगले 5 वर्षों के लिए मुफ्त खाद्यान्न का प्रावधान किया गया है, जो राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता को दर्शाता है। ग्रामीण अवसंरचना और विकास की मैं बात करूँ साथियों, जल जीवन मिशन, देखिए ये सब मैंने याद कराया था आपको कल ही। योजना की जो शुरुआत से अब तक जो है 12 करोड़ परिवारों को नल से पेयजल की आपूर्ति मिली है। स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण वाला और शहरी वाला दोनों 2014 में शुरू होते हैं। चरण 2 के तहत अप्रैल और नवंबर 2024 के बीच इतने लाख गाँव को ODF प्लस जो है घोषित किया गया। अब कुल जो है इतने लाख हो गए हैं, यानी पहले इतने थे अब इतने हो गए हैं। ठीक, अब ये इतने उतने जो मैं कह रहा हूँ ये डेट लिखा है, पढ़ लीजिएगा। बिजली की मैं बात करूँ तो सौभाग्य जो है दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना, ग्रामीण में कितने 18,374 गाँव और 2.9 करोड़ जो है घरों की बिजली की सुविधा प्रदान की गई। डिजिटल कनेक्टिविटी, देखिए इसमें सारी चीज़ें लिख दिए हैं ताकि मतलब कोई चीज़ छूटे ना, यही इनका उद्देश्य था। ठीक, अब देखते हैं, ये इंपॉर्टेंट है अपना ग्रामीण जो है रूरल हेल्थ स्कीम यानी ग्रामीण स्वास्थ्य योजना है। भारत में स्वास्थ्य सेवाएं एक परिचय। सरकार का लक्ष्य सार्वजनिक स्वास्थ्य व्यय को GDP का जो है कितना परसेंट 2.5% करना है। वर्तमान में जो है कितना है तो इतने के बीच में है 2.1% से 2.2% के बीच। ठीक, और इसे लक्ष्य कितना है तो 2.5%। देश में मेडिकल कार्यों की संख्या में भारी वृद्धि हुई। वर्ष 2014 में जो है 387 मेडिकल कॉलेज थे, वहीं पर अब जो है 2024-25 में 730 से अधिक मेडिकल कॉलेज हैं। प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना 2003 के तहत नए एम्स की स्थापना और मेडिकल कॉलेजों की विकास किया गया। यूपी में भी 2 एम्स हैं, उसकी ट्रिक क्या है, गोरा एम्स में आप जाएंगे तो क्या हो जाएगा, गोरे हो जाएंगे साथियों, क्या हो जाएंगे गोरे। गो से गोरखपुर, रा से रायबरेली, गोरखपुर रायबरेली। ठीक, अगला है अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स की संख्या 7 वर्ष 2014 में बढ़कर 22 से अधिक जो है परिचालन व निर्माण, ये निर्माणाधीन ही है, वर्तमान में दिखते तो नहीं है साथियों, निर्माणाधीन बहुत कुछ है अपने यहाँ।
प्राथमिक स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूत करने के लिए देश भर में 1.73 लाख से अधिक आयुष्मान आरोग्य मंदिर, पूर्व में हेल्थ एवं जो है वेलनेस सेंटर संचालित हैं। यदि एलोपैथिक और आयुष दोनों डॉक्टरों को शामिल किया जाए तो देश में WHO के अनुमानित है कि 1000 पर एक डॉक्टर होना जरूरी है। जनसंख्या 1000, डॉक्टर 1 होना चाहिए। उल्लेखनीय है कि भारत में स्वास्थ्य संबंधी सभी कार्य स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के अधीन कार्य किए जाते हैं। वर्तमान मंत्री कौन है? केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री तो श्री जगत प्रकाश नड्डा हैं मंत्रालय में, ठीक। JP नड्डा जिन्हें हम कहते हैं, इनकी फुल फॉर्म JP नड्डा को क्या कहते हैं? जगत प्रकाश नड्डा, ठीक। मंत्रालय ने हेल्दी जो है इंडिया नाम की वेबसाइट शुरू की है। भारत में जो है राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन की शुरुआत कब होती है? तो 12 अप्रैल 2005 को हुई। ग्रामीण क्षेत्रों के कमजोर वर्गों को सस्ती, सुलभ और अच्छी गुणवत्ता वाली स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करना इसका उद्देश्य था। ध्यातव्य है कि जो है स्वास्थ्य सर्वेक्षण एवं विकास समिति, भोरे समिति का गठन वर्ष 1943 में सर जोसेफ विलियम जो है भोरे की अध्यक्षता में हुआ। वर्ष 1947 में इसकी रिपोर्ट दी गई। स्वास्थ्य देखभाल के स्तर की मैं बात करूँ तो प्राथमिक है, द्वितीयक है और तृतीयक है। प्राइमरी हेल्थ सेक्टर जो है, सेक्टर क्या होगा? सेंटर होगा साथियों, ठीक। और उसके बाद सेकेंडरी है, ये टर्सरी है। राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति 2017 और लक्ष्य। देश की नवीनतम राष्ट्रीय नीति जो है कब शुरू होती है? देख लीजिए साथियों, 15 मार्च 2017 को लागू होती है। इस नीति में रोग के इलाज के बजाय निरोग रहने यानी प्रिवेंटिव, पहले ही रोकना है, हेल्थ केयर पर ध्यान दिया गया है। यानी हम बीमार ही न पड़ने पड़े, भाई रोग होने ही न पाए तो इलाज की जरूरत ही क्या है? तो हम पहले ही रोक दे, प्रिवेंटिव यानी पहले ही रोक दे, यानी हम बीमार ही न हो साथियों। अगला है कि वर्ष 2025 तक सार्वजनिक स्वास्थ्य पर खर्च GDP का कितना किया गया है? ये भाई पूछा जा सकता है। जीवन प्रत्याशा की मैं बात करूं साथियों, वर्ष 2025 तक जीवन प्रत्याशा कितने हैं? 67.5 वर्ष से बढ़ाकर जो है 70 वर्ष करना है। यानी इंसान अभी इतना जीता है, अब आपको 70 वर्ष मतलब जीना चाहिए, इतना बढ़ाना है कि मतलब इतना तो इंसान जीवित रहे। टीबी उन्मूलन की बात करूँ तो 2025 पूर्णतया जो है समाप्त करना टीबी उन्मूलन का लक्ष्य रखा गया। प्रजनन दर की मैं बात करूँ 2025 में इसे बढ़ाकर 2.1 किया गया। शिशु मृत्यु दर 2025 में साथियों 5 वर्ष से कम आयु में मृत्यु दर को घटाकर 23 करना है। मातृ मृत्यु दर 2020 में इसे कम करके 100 पर लाना है। और अंधापन नेत्रहीनता में वर्ष 2023 से तक जो है घटाकर 0.25 प्रति 1000 व्यक्ति करना है। तो देख सकते हैं साथियों, ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट डाटा है, ये आपको याद होना चाहिए, ठीक। एक क्वेश्चन हो सकता है बन जाए तो पता होना चाहिए। आगे बढ़ जाए, प्रमुख बीमारियां। मैं साथियों बताऊँ ट्रिक भी भूल जाता हूँ बताने, क्योंकि बहुत पढ़ाना है और जो हमारे पास टाइम भी बहुत कम है, तो ट्रिक उसमें जो है बनाने में ना टाइम लगता है, तुरंत बन नहीं पाती है ट्रिक, तो कुछ मैं सोच ही नहीं पाता हूँ। तो अभी जो है क्या है हम कर ले रहे हैं, बाद में मैं ट्रिक बता दूंगा। अपना जो हमारा ये ना सफलता सीरीज, उसमें मैं वैसे भी ट्रिक बताता चलता हूँ, वहाँ पे मैं बना लेता हूँ, क्योंकि कम कंटेंट रहता है। तो 30 मिनट की वीडियो है, कंटेंट ठीक और बढ़िया, फिर पूरी बन भी जाती है अच्छे से। प्रमुख बीमारियाँ और जो है राष्ट्रीय कार्यक्रम की बात करूँ तो मलेरिया की मैं बात करूँ, राष्ट्रीय मलेरिया जो है नियंत्रण कार्यक्रम 1953 में शुरू होता है। मलेरिया दिवस कब मनाया जाता है? 25 अप्रैल को मनाया जाता है, डेट याद रखेंगे। टीबी जो है क्षय रोग जिसे हम कहते हैं, राष्ट्रीय जो है क्षय रोग कार्यक्रम 1962 में शुरू होता है। 1997 में डॉट्स प्रणाली लागू की जाती है। कुष्ठ रोग, राष्ट्रीय कुष्ठ रोग नियंत्रण कार्यक्रम वर्ष 1955 में शुरू हुआ। विदित हो कि भारत को वर्ष 2007 में कुष्ठ मुक्त घोषित किया गया। एड्स की मैं बात करूँ साथ, भारत में पहला मामला 1986 चेन्नई में मिला। राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण संगठन की स्थापना 1992 में होती है। एड्स दिवस कब मनाया जाता है? तो 1 दिसंबर को मनाया जाता है, ठीक। एड्स दिवस कैसे याद करेंगे, देखिए। एक ये क्या है, आई एक की तरह लग रहा है कि नहीं, और डी दिसंबर है कि नहीं, तो 1 दिसंबर इसी में छुपा हुआ है, कर लीजिएगा 8, ठीक। और देखिए एड्स जो हेल्पलाइन है वर्ष 2014 में टोल फ्री जो है 1027 मतलब 1097 शुरू किया गया। पोलियो की बात करें तो पल्स पोलियो अभियान 2 अक्टूबर 1994 को शुरू हुआ। 2 अक्टूबर 1994 को शुरू होता है। भारत में पोलियो का आखिरी मामला जो है 13 जनवरी 2011 को हावड़ा पश्चिम बंगाल में दर्ज किया गया। WHO ने जो है 27 मार्च 2024 को आधिकारिक तौर पर भारत और पूरे दक्षिण पूर्व एशिया को पोलियो मुक्त किया। यानी भारत को कब किया? 2014 में किया। किसी भी देश को पोलियो मुक्त तब घोषित किया जाता है जब वहाँ 3 वर्षों तक कोई नया मामला सामने नहीं आता है, तो उसे जो है पोलियो मुक्त घोषित किया जाता है। कितने वर्ष? 3 वर्ष। कालाजार की मैं बात करूँ, ठीक, तो ये जो है
प्रोटोजोआ से होता है रोग साथियों। उन्मूलन का लक्ष्य 2023 निर्धारित किया गया। विदित हो कि 15 मार्च को क्या मनाया जाता है, 15 मार्च को कालाजार दिवस मनाया जाता है। इंसेफ्लाइटिस दिवस, जापानी इंसेफ्लाइटिस जो है दिवस नहीं, सॉरी साथियों कुछ ज़्यादा ही बोल गया। तो यहाँ देखिए जापानी इंसेफ्लाइटिस के नियंत्रण के लिए जो है 2006 में राष्ट्रीय प्रतिरक्षण कार्यक्रम शुरू हुआ। ये यूपी के तराई वाले क्षेत्र में गोरखपुर वगैरह ज़्यादा देखने को मिलेगा। मानसिक जो है स्वास्थ्य, राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम 1982 में शुरू हुआ है। संजीवनी 1000 जो है 8 सॉरी संजीवनी जो है 108 है साथियों। एम्बुलेंस सेवा के लिए टोल फ्री नंबर क्या है, 108। बात करें प्रधानमंत्री पोषण शक्ति जो है निर्माण, पीएम पोषण, बहुत इंपॉर्टेंट है साथियों, ये जरूर याद रखना। इसे 2021-22 से 2025-26 तक 5 वर्षों के लिए जारी रखने की मंजूरी दी गई है। पहले यह योजना कक्षा 1 से 8 तक सीमित थी। अब इसमें जो है बाल वाटिका यानी प्री प्राइमरी कक्षाओं 3 से 5 वर्ष आयु वर्ग के बच्चों को भी शामिल किया गया है। पहले यह योजना मिड डे मील योजना के नाम से जो है 15 अगस्त 1995 को, अभी कल मैंने पढ़ाया है, तो नरसिम्हा राव की सरकार के दौरान शुरू की गई थी। ध्यातव्य है कि तमिलनाडु भारत का पहला राज्य था जिसने दोपहर का भोजन शुरू किया था, यानी स्वतंत्रता से पहले। अब सोचिए स्वतंत्रता से पहले शुरू किया था साथियों, बहुत इंपॉर्टेंट है ना, याद रखिएगा। आरोग्य सेतु ऐप कोविड-19 ट्रैकिंग के लिए 2 अप्रैल 2020 को लॉन्च किया गया। डेवलपर कौन है, राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र मंत्रालय, इलेक्ट्रॉनिक और जो है सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय। यह ऐप 11 भारतीय भाषाओं और अंग्रेजी यानी कुल 12 भाषाओं में उपलब्ध कराया गया था। यह ऐप ब्लूटूथ और जो है जीपीएस तकनीकी पर उपयोग करता था, यानी काम करता था। टैग लाइन क्या है, मैं सुरक्षित, हम सुरक्षित, भारत सुरक्षित। विश्व रिकॉर्ड, लॉन्च होने के मात्र 13 दिनों के भीतर 5 करोड़ डाउनलोड तक पहुंचने वाला यह दुनिया का सबसे तेज ऐप बना, ये याद रखिएगा। आरोग्य सेतु योजना, आरोग्य सेतु जो है ऐप, ठीक। उत्तर प्रदेश विशेष की हम बात करें, स्वास्थ्य जो है योजनाएं, अस्पतालों की संख्या, तो उत्तर प्रदेश में जो है 9099, अरे यार मैं क्या बोल रहा हूँ, सॉरी एक सेकंड। देखिए अस्पतालों की संख्या है अप्रैल जो है 6, उत्तर प्रदेश, अप्रैल कह रहा हूँ साथी, सॉरी यार, एक सेकंड अच्छा ना, मुझे जो है सोच रहा हूँ मैं ख़त्म हो जाए, अभी बहुत कंटेंट है, ऐसा नहीं है कि नहीं है, बहुत सारी चीज़ें हैं ना, तो मैं सोच रहा हूँ तो थोड़ा सा अच्छा रुक के बोलता हूँ, एक सेकंड, कभी कभी होता है यार, एक सेकंड। देखिए अस्पतालों की संख्या की मैं बात करूँ तो उत्तर प्रदेश में जो है 6099 सूचीबद्ध अस्पताल हैं, जो देश में सबसे ज़्यादा है क्योंकि जनसंख्या सबसे अधिक है। आशा योजना की बात करूँ तो उत्तर प्रदेश में इसकी शुरुआत कब होती है, 2005 में होती है। यह ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य लिंक वर्कर है। जननी, आप सुने होंगे ना कि हमारे गांव में वो बुआ हैं, वो चाची हैं, मतलब आशा हैं, आशा बहू, तो वही जाती हो। जननी सुरक्षा योजना शुरुआत वर्ष 2005 में गर्भवती महिलाओं को संस्थागत प्रसव को बढ़ावा देने के लिए। वंदे मातरम योजना की मैं बात करूँ, शुरुआत 2004 में होती है। हर महीने की 9 तारीख को गर्भवती महिलाओं को निःशुल्क जांच सुविधा। सेहत योजना की बात को 2015 में शुरू होती है। मातृ एवं जो है शिशु मृत्यु दर कम करने के लिए 5 जिलों में लागू। मैं पढ़ाए दे रहा हूँ, कुछ छोड़ नहीं रहा हूँ साथियों, ताकि जो ये ना रहे कभी एग्जाम में कि आप जो है ये चीज़ नहीं पढ़े। सलोनी जो है स्वास्थ्य बीमा योजना 2008 में शुरू, 18 से 19 वर्ष की छात्राओं के लिए। आयुष्मान भारत उत्तर प्रदेश में अब तक 5 करोड़ से अधिक आयुष्मान कार्ड जो है वितरित हो चुके हैं और देश में पहला स्थान है साथियों, ये भी याद रखना है। उल्लेखनीय है कि किंग जॉर्ज मेडिकल कॉलेज जो कहाँ है, लखनऊ में है, इसकी स्थापना 1911 में हुई है। फलेरिया उन्मूलन जो है क्या है, यूपी के 51 जिलों में 70% ब्लॉकों में संक्रमण जो है दर है 1% से नीचे आ गई है। उन्मूलन का मतलब होता है पूरी तरह से खत्म करना। केंद्रीय बजट 2025-26 स्वास्थ्य सेवाएं, अब देखिए ये आपका काम है साथियों, पढ़ लीजिएगा प्लीज, ठीक। ये वाली चीज़ें आप पढ़ेंगे प्लीज, पूछा नहीं जाएगा, मुझे तो नहीं लगता है, लेकिन आप पढ़ लीजिएगा, ठीक। अगला है कैंसर और सस्ती दवाएं की बात करें, सीमा शुल्क छूट। कैंसर और दुर्लभ बीमारियों यानी रेयर डिसीज के इलाज के लिए 26 जीवन जो है रक्षक दवाओं, लाइफ सेविंग ड्रग्स को बेसिक कस्टम ड्यूटी से पूरी तरह छूट दे दी गई है। इन दवाओं में जो है ट्राइस्टुजुमैब या डर्गटेकन, ठीक, डर्कस्टेकन ऐसे कुछ है, डर्गस्टेन, ओरसीमार्टिनिब और जो है डावार्डू में भैया महंगी कैंसर दवाएं शामिल हैं, ऐसे याद कर लीजिएगा अपने हिसाब से भैया, पढ़ लीजिएगा। अगला है 6 अन्य जीवन रक्षक दवाओं पर सीमा शुल्क जो है घटाकर 5% कर दिया गया है। एक्सरे ट्यूब और जो है फ्लैट पैनल मुझे ही हंसी आ रही है,
डिट डिट डिटेक्टरों डिटेक्टरों सॉरी यार, माफ कर दीजिएगा, ठीक साथियों। डिटेक्टरों पर भी सीमा शुल्क दरों में संशोधन किया गया ताकि चिकित्सा उपकरण सस्ते। अब देखिए मतलब हंसी वाली बातें हैं कि मतलब मुंह से आगे बढ़ ही नहीं रहा, डी से आगे निकल ही नहीं रहा है, तो ये मैं क्या कर सकता हूँ। एक तो गला पूरा सूख गया है, मैं क्या बताऊँ यार, थोड़ा करा दूँ ना, काम चला रहा हूँ थोड़ा सा। आयुष्मान भारत योजना यानी पीएम जय 7 वर्ष से अधिक आयु के वरिष्ठ यानी 70 वर्ष और उससे अधिक आयु के सभी वरिष्ठ नागरिकों आय वर्ग पर ध्यान दिया। अच्छा पानी पी लेता हूँ, एक सेकंड साथियों। साथियों हम लोग आगे देखते हैं, भारत जो है आयुष्मान भारत योजना 70 वर्ष से अधिक आयु के जो है वरिष्ठ नागरिक, 70 वर्ष और उससे अधिक आयु के सभी वरिष्ठ नागरिकों आय वर्ग पर ध्यान दिए बिना को जो है आयुष्मान भारत के तहत 5 लाख तक मुफ्त इलाज कवर प्रदान किया गया। आप अगर अपने अगल बगल देखे होंगे तो साथियों आपको दिखा होगा, ये जरूर दिखा होगा कार्ड ना, और इसका फायदा भी बहुत लोग लिए हैं। यह निर्णय पहले लिया गया था, बजट में इसके लिए धन आवंटित किया गया है। बहुत बढ़िया योजना है, काबिल तारीफ। गिग वर्कर्स की मैं बात करूँ, आयुष्मान भारत योजना का विस्तार जो है अब गिग वर्कर्स जैसे डिलीवरी पार्टनर, ऑनलाइन जो है प्लेटफॉर्म वर्कर तक जो है करने की घोषणा की गई है। और जो है आशा और आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को भी इस योजना के दायरे में पूरी तरह शामिल किया गया, तो बहुत बढ़िया है, आप देख सकते हैं ये चीज़। टीकाकरण और जो है डिजिटल स्वास्थ्य, यूविन प्लेटफॉर्म है टीकाकरण प्रबंधन के लिए। देशव्यापी यूविन पोर्टल जो है को पूरी तरह से रोल आउट किया गया है। सर्वाइकल जो है कैंसर की बात को 9 से 14 वर्ष की लड़कियों के लिए सर्वाइकल कैंसर के टीकाकरण को प्रोत्साहित करने के लिए विशेष अभियान चलाए जाएंगे। मिशन इंद्रधनुष की बात करो, मिशन इंद्रधनुष के तहत टीकाकरण कवरेज को और मजबूत करने पर जोर दिया गया है। ठीक, अब देखिए यूपी का बजट है, एक जिला एक मेडिकल कॉलेज जो है योजना है, ये देख सकते हैं आप साथियों। ठीक, 14 नए मेडिकल कॉलेज की स्थापना और संचालन के लिए विशेष धनराशि का प्रावधान किया गया है। बजट में यह सुनिश्चित किया गया है कि प्रदेश के सभी 75 जिलों में अपना मेडिकल कॉलेज हो। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन जो है आयुष्मान भारत की मैं बात करूँ तो देखिए राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन क्या है, उत्तर प्रदेश में स्वास्थ्य सेवाओं को सुदृढ़ करने के लिए मतलब इसके अंतर्गत लगभग 7,000 करोड़ से अधिक जो है प्रावधान किया गया। आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, इस योजना के तहत लाभार्थियों को मुफ्त इलाज उपलब्ध कराने के लिए राज्य के अंशदान के रूप में भारी राशि आवंटित की गई है, ताकि जो है गोल्डन कार्ड धारकों को निजी और सरकारी अस्पतालों में कैशलेस इलाज हो सके, ठीक, या मिल सके। जो है महाकुंभ 2025 और स्वास्थ्य सुरक्षा, चूंकि 2025 महाकुंभ का वर्ष रहा है, इसलिए प्रयागराज और आसपास के क्षेत्रों में स्वास्थ्य बुनियादी ढांचे को स्थायी रूप से अपग्रेड करने के लिए विशेष बजट दिया गया था, जिसका विस्तार 2025-26 में भी जारी है। संचारी रोगों की मैं बात करूँ कि रोकथाम के लिए विशेष निधि आवंटित की गई है। ये साथियों कोई क्वेश्चन नहीं है ना, ये पूछे जा सकते हैं, मुझे तो नहीं लगता किसी भी कीमत पर कि पूछे जाएंगे। इस तरह के क्वेश्चन आएंगे नहीं, लेकिन बस वो है कि ना कि हम जो है पढ़ लेते हैं, कहीं कुछ छूट न जाए, तो वो वाली बात हो जाती है। देखिए साथियों ये देख सकते हैं, आप भी पढ़ सकते हैं, बहुत कोई बड़ी बात नहीं है। आंगनबाड़ी केंद्रों को सक्षम आंगनबाड़ी के रूप में जो है अपग्रेड करने के लिए स्वास्थ्य किट उपलब्ध कराई जाएगी। जहाँ कुछ इंपॉर्टेंट जानकारी होंगी वहाँ मैं रुक करके आपको बता दूंगा। उत्तर प्रदेश आर्थिक समीक्षा 2024-25 में स्वास्थ्य की स्थिति, जैसे जो है शिशु मृत्यु दर की मैं बात करूँ तो 38 हो गई है घटकर, मतलब ये शिशु मृत्यु दर 38 प्रति 1,000 जीवित जन्म, यानी 1,000 जो है अगर लड़कों को जो है लड़कों या लड़कियों को जन्म महिला अगर देती है तो उसमें से कितने की मृत्यु हो रही है, तो 38 लोगों की जो है मृत्यु हो जा रही है, मतलब घट गया है ये स्कोर, ठीक, क्योंकि बेहतरीन फैसिलिटी है, हॉस्पिटल है, हर तरह के ऑपरेशन हो जा रहे हैं, तो जो है आराम से बचा लिया जा सकता है, बचाया भी जाता है। हालांकि यह अभी भी राष्ट्रीय औसत से अधिक है, राष्ट्रीय औसत से साथियों ये अभी भी अधिक है। अगर हम आगे बात करें मातृ मृत्यु अनुपात की बात करें, राज्य में मातृ मृत्यु यानी यूपी में 167 प्रति 1 लाख, देखिए साथियों यहाँ पे यानी 1 लाख जीवित जन्म, यानी जो महिलाएं जो जन्म देती हैं उस समय क्या है कि 1 लाख महिलाओं में कितने की मृत्यु हो जाती है जन्म देते समय, अगर बच्चे को जन्म दे रही हैं तो 167, ठीक। सरकार का लक्ष्य है इसे घटाकर 70 से नीचे लाना, और क्या साथियों ये जरूरी भी है। अगला है 5 से कम आयु की मृत्यु दर, अगर हम बात करें तो 43 जो है प्रति 1,000। रिपोर्ट के अनुसार इसमें पिछले वर्षों की तुलना में गिरावट दर्ज हुई है, जो बाल स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार का संकेत है। जीवन प्रत्याशा की बात करें, देखिए ये सब पढ़ना भी जरूरी इसलिए है, थोड़ा हमें जागरूक भी होना है और थोड़ा चीज़ें जानना भी चाहिए, वरना सिर्फ जो है नौकरी के लिए पढ़ना है तो फिर अलग बात है,
लेकिन थोड़ा बहुत ये सब चीज़ें हमें पता होनी चाहिए कि चल क्या रहा है ना। अगला है कि अगर हम बात करें यहाँ पे जीवन प्रत्याशा की बात करें तो प्रदेश में औसत जीवन प्रत्याशा कितनी है, लगभग जो है 65.6 वर्ष। अच्छा वहाँ पे 67.5 था ना, 67 के आसपास था। मेडिकल कॉलेज, एक जिला एक मेडिकल कॉलेज के तहत, मतलब इस योजना के तहत 1 डिस्ट्रिक्ट 1 मेडिकल कॉलेज, जैसे 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट था ना, वैसे ही यूपी में 1 डिस्ट्रिक्ट 1 मेडिकल कॉलेज, यानी 75 में से 65 जिलों में मेडिकल कॉलेज या तो चालू हो चुका, निर्माणाधीन है, और 14 नए मेडिकल कॉलेज का निर्माण तीव्र गति से चल रहा है। आयुष्मान आरोग्य मंदिर, ग्रामीण क्षेत्रों में प्राथमिक स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूत करने के लिए हजारों उपकेंद्रों को आयुष्मान जो है आरोग्य मंदिर में अपग्रेड किया गया है। नर्सिंग कॉलेज, मेडिकल कॉलेजों के साथ साथ नर्सिंग और पैरामेडिकल स्टाफ की कमी को दूर करने के लिए। साथियों मैं सच बताऊं ना, आपको सबसे ज़्यादा इसमें बीमारी से ही संबंधित चीज़ें मिली हैं, मतलब ये क्या बनाए हैं क्या ही बताऊं। यहाँ तक तो ठीक है, उसके बाद यहाँ से साथियों आप देखेंगे यहाँ स्वास्थ्य सेवाएं ग्रामीण वाली कुछ ज़्यादा ही हो गई है, हमें लग रहा है। तो आप ऊब रहे होंगे ना सारी चीज़ें जो है पढ़ के। एक सेकंड, कहाँ तक है, एक सेकंड, देख लीजिए साथियों। लेकिन जो है मुझे लगता है इससे काम ना होगा, क्योंकि रीजन है ना इसमें जो है वो सारा मटेरियल नहीं है जो होना चाहिए। मैं कुछ और भी सोचूंगा अभी, मतलब ये देख लीजिए, लेकिन इसे भी आप पढ़ लीजिएगा, क्योंकि इतना मतलब बेहतरीन मुझे नहीं लग रहा है। बाकी चीज़ें हो सकती हैं कवर भी करा देगा, लेकिन आपको एक बार क्या है ना इसे पढ़ना है। बाकी जो है दूसरी एक मैराथन और मैं करा दूंगा, वो भी आप देख लीजिएगा। कोई बुक होगी देखता हूँ, अच्छा जो होगा कंटेंट वो मैं आपको करा दूंगा। समझ में आया साथियों कि नहीं? क्योंकि ना इसमें जो है बहुत लेंदी हो जा रहा है, आप याद ही न रख पाएंगे कि पूरी तरह से इसे याद कर ले जाएं, बिल्कुल नहीं कर पाएंगे। मैं पीडीएफ तो दूंगा, वैसे आप पढ़ लेंगे एक बार अगर आपका मन होगा, कोई ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, 3-4 घंटे में आप कंप्लीट कर लेंगे। तो एक बार एक पूरा आप कर लीजिएगा, ठीक। बाकी देखिए साथियों, यहाँ पे मैं अभी और चीज़ें बता दे रहा हूँ आपको। एक सेकंड रुकिए, देखिए कुछ इम्पोर्टेंट जानकारी मुझे नहीं समझ में आ रही बहरहाल। जैसे आपको क्या है, हाँ जैसे ये यहाँ से हो सकता है, ये चीज़ें कुछ देख लीजिए आप, यहाँ से मैं आपको दिख रहा हूँ, एक सेकंड। हाँ ठीक है, जैसे यहाँ पे देखिए बिहार है, मेघालय ना, इस तरह के राज्य के बारे में पूछा जा सकता है। यहाँ देखिए साइलेंट किलर, ये सब कुछ इंपॉर्टेंट जानकारी जो होंगी यहाँ से आपको बन सकती हैं कि जो है ये योजना पूछ लिया। अब वैसे योजना आपको मैंने कल ही कराया है, लेकिन फिर भी हमें जो है कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें देख लेनी चाहिए। तो देख लेते हैं हम, यहाँ से कवर कर लेते हैं। यहाँ तक मैंने वैसे भी आपको करा दिया है ना, ये आप देख चुके हैं ना, आरोग्य मंदिर वाला, ये वाली चीज़ें बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेनी है। देखिए ये पूरी आप कर लीजिए मैराथन, एक मैराथन मैं और ले आऊँगा, उसे भी कर लीजिएगा, तो कुछ भी नहीं छूटेगा। और बाकी इसके PYQ भी मैं एक साथ आपको करा दूंगा, तो आपकी और मजबूती हो जाएगी थोड़ा ना। यानी 10-12 घंटा या 15 घंटा दे दीजिए 5 नंबर के लिए, बस, बहुत नहीं देना है। यानी मैं इसलिए कर रहा हूँ 10-12 घंटा, क्योंकि एक मैराथन 2-3 बार देखेंगे तो 10-12 घंटा लगेंगे टोटल, बस। इससे ज़्यादा मैं नहीं कह रहा हूँ कि आपको इसी में मतलब डूबना है, नहीं। 5 नंबर की बात है साथियों, बहुत नहीं डूबना है। जहाँ 20 नंबर, 10 नंबर, 15 नंबर की बात है, उसमें ज़्यादा डूबना है, दिन रात डूबना है, क्योंकि वहाँ नंबर स्कोर करना भी बढ़िया है, क्योंकि एकदम अपना परफेक्ट है कि यहाँ से आ जाएगा, इतना पढ़ेंगे आराम से काम हो जाएगा। तो उस पर काम करिए, ठीक। अब देखिए अगला है, यहाँ पे देखिएगा साथियों, ये वाला प्रमुख योजनाओं, ये वाला जो है प्रमुख योजनाओं का प्रदर्शन की बात करें, PM मतलब आयुष्मान भारत PMJ, उत्तर प्रदेश 5.13 करोड़ से अधिक आयुष्मान कार्ड जारी करने वाला, ये तो बताया गया आपको पहले भी। जापानी इंसेफेलाइटिस और जो है क्यूट इंसेफेलाइटिस सिंड्रोम वाली मौतें 95% से अधिक की कमी दर्ज की गई है। पूर्वी उत्तर प्रदेश पूर्वांचल में एक बड़ी सफलता मानी गई है, ये भी आपको याद रखना है, ठीक। मलेरिया और डेंगू, इन लोगों को त्वरित जांच और इलाज के लिए जो है हर जिले में क्या शुरू किया गया है, इंटीग्रेटेड पब्लिक हेल्थ लैब IPHL की स्थापना की जा रही है। मिशन इंद्रधनुष साथियों बात करूँ तो नियमित टीकाकरण कवरेज में सुधार हुआ, जिससे पूर्व टीकाकरण वाले बच्चों का प्रतिशत बढ़ा है, ये भी याद रखना है। स्वास्थ्य बजट और व्यय की बात करूँ तो बजटरी जो है ट्रेंड्स की बात करूँ तो स्वास्थ्य क्षेत्र पर राज्य का जो है व्यय यानी GSDP के प्रतिशत के रूप में धीरे धीरे बढ़ रहा है। वर्ष 2024-25 के दौरान स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के पूंजीगत व्यय में वृद्धि हुई है, जिसका अर्थ है वेतन के बजाय अस्पतालों और मशीनों पर अधिक पैसा खर्च करना, ठीक। अब देखिए ये थोड़ा डाटा हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, इसे याद रखिएगा। राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण जो है 5 के महत्वपूर्ण स्वास्थ्य आंकड़े
कुल प्रजनन दर TFR NFHS4 और NFHS5 के मध्य राष्ट्रीय स्तर पर कुल प्रजनन दर 2.2 से घटकर जो है 2 पॉइंट हो गई है। भारत में केवल 5 राज्य हैं जिनकी प्रजनन दर कितनी है, क्षमता इससे ऊपर है, जैसे बिहार है, मेघालय है, उत्तर प्रदेश है, झारखंड है, मणिपुर है। प्रतिस्थापन स्तर की क्षमता कुल प्रजनन दर जो प्रति महिला पैदा हुए बच्चों की औसत संख्या जिस पर एक आबादी बिना प्रवास के पूरी तरह से पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में प्रतिस्थापित हो जाती है। ये आपको साथियों फर्जी कुछ नहीं याद करना है, बस ये याद करना है कि इनकी जो प्रजनन दर 2.1 से अधिक है ना, ये है बिहार, मेघालय, उत्तर प्रदेश, झारखंड, मणिपुर। बस अगला है कि उच्चतम और न्यूनतम प्रजनन दर। तो देश में बिहार, मेघालय में प्रजनन दर सबसे अधिक है और सबसे कम कहाँ है, तो सिक्किम और अंडमान निकोबार द्वीप समूह में सबसे कम है। क्षेत्रवार की मैं बात करूँ तो देखिए घटा है, क्षेत्रवार भी घटा है। यहाँ डाटा जो है बहुत पुराना उठाए हैं, पहले इतना था वर्तमान में इतना हो गया है। जबकि शहरी क्षेत्रों में क्या था, पहले 92-93 में 2.7 था, वर्तमान में 1.6 हो गया है। ठीक, समुदायवार की मैं बात करूँ तो पिछले 2 दशकों में जो है सभी धार्मिक समुदायों में मुसलमानों की प्रजनन दर में सबसे तेज गिरावट आई। बताइए साथियों, और यहाँ पे हमेशा कहते हैं मुसलमान बहुत बच्चे पैदा करते हैं ना, हमेशा एक एजेंडा दिया जाता है सबके द्वारा। अब जबकि देख सकते हैं ना पिछले 2 दशकों में सभी धार्मिक समुदाय, हिंदू को मिला लो, मुस्लिम को, सिख, ईसाई सबको, तो उसमें मुसलमानों की प्रजनन दर में सबसे तेज गिरावट देखी गई है। ये डाटा बता रहा है भाई, भारत सरकार का है। भारतीय राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य जो है सर्वेक्षण 6 के हालिया आंकड़ों में उत्तर प्रदेश में चिंताजनक प्रवृत्ति का पता चलता है, जहां हर 5 में से एक व्यक्ति जो है उच्च यानी हाई ब्लड प्रेशर के खतरे में है। यह स्वास्थ्य स्थिति जिसे प्रायः साइलेंट किलर कहा जाता है, स्ट्रोक और दिल के दौरे जैसे गंभीर जटिलताओं को जन्म देने की क्षमता के कारण एक बड़ा खतरा उत्पन्न करती है। तो देख सकते हैं साथियों, ये सब भी बताओ हो रहा है। ठीक, स्वास्थ्य से संबंधित जो है योजनाएं, ये योजना आपको पढ़ाई गई होगी। ये जो है आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना 23 सितंबर 2018 रांची, झारखंड से लॉन्च होती है। आर्थिक रूप से कमजोर जो है परिवारों को स्वास्थ्य सुरक्षा प्रदान करना, यह विश्व की सबसे बड़ी सरकारी वित्त पोषित स्वास्थ्य योजना है। प्रतिवर्ष परिवार छींक आ रहे थे इसलिए पॉज कर देता, वीडियो नहीं दिक्कत है। देखिए जो है प्रति वर्ष 5 लाख रुपए तक का मुफ्त इलाज जो है कैशलेस और पेपरलेस है साथियों। बाकी इनके बारे में अभी ऊपर हम लोग देख भी चुके, कल भी हम पढ़ चुके हैं। योजनाएं तो मैंने सारी आपको करा दी हैं, तो कल वाली वीडियो जरूर देख लीजिएगा। स्वास्थ्य मिशन मतलब आपके स्वास्थ्य का, तेरे स्वास्थ्य का क्या होगा, तेरे स्वास्थ्य का क्या होगा 2013 में शुरू हुई। ठीक, ये जैसे मुख्य क्या है तथ्य, यह मातृ शिशु मृत्यु दर को कम करने पर केंद्रित है। इसके तहत आशा कार्यकर्ताओं का नेटवर्क कार्य करता है। यह प्रजनन, मातृ, नवजात, बाल और किशोर स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूत करता है। मिशन इंद्रधनुष की मैं बात करूँ तो 23 दिसंबर। देखिए ये वीडियो ज़्यादा लंबी इसलिए नहीं हो पाएगी क्योंकि 1 घंटा मैंने कल ही पढ़ा दिया ऑलरेडी। अगर वो मिला दूंगा तो 3 घंटे की बन जाएगी, लेकिन मैंने पढ़ा दिया है तो 2-2.5 घंटे की वीडियो रहेगी, आप उसकी टेंशन ना लीजिए। ठीक, बस अलग अलग देख लीजिएगा। देखिए इंद्रधनुष जो है कब शुरू होती है, तो 24 दिसंबर। अब देखिए कल ये मैंने पढ़ाया है आपको, ऐसा नहीं कि नहीं पढ़ाया है। सुशासन दिवस के अवसर पर शुरू होती है। उन सभी बच्चों, गर्भवती महिलाओं को का जो है टीका करना जो नियमित टीकाकरण अभियान से छूट गए हैं। अब जो मैंने कल योजनाएं कराई वो मैं नहीं कराऊंगा बिल्कुल भी। ये आप साथियों पढ़ सकते हैं। इसमें 12 जानलेवा जो है बीमारियां हैं और इसका लक्ष्य जो है पूर्ण टीकाकरण कवरेज यानी 90% से अधिक करना है। इसमें कौन कौन से हैं, डिप्थीरिया, काली खांसी, टिटनस है, पोलियो, टीबी, खसरा, हेपेटाइटिस बी आदि के खिलाफ टीके लगाना। तो ये देख सकते हैं। जननी सुरक्षा योजना 2005 में गरीब गर्भवती महिलाओं के बीच संस्थागत प्रसव को बढ़ावा देकर जो है मातृ व नवजात जो है मृत्यु दर को कम करना। ठीक, अगला है 100% केंद्र प्रायोजित है, यानी 100% सरकार पैसा देगी, केंद्र सरकार। ये ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाओं को 1400 रुपये और शहरी महिलाओं को 1000 रुपये की सहायता राशि राज्यों की श्रेणी के अनुसार भिन्न भिन्न हो जाएगी। प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान जो है अगर बात करें देखिए सुरक्षित 16, ठीक 2016 और महिला अगर सुरक्षित है साथियों तो आराम से सो भी तो सकेगी, 16 हो जाएगा, इस तरह याद कर सकते हैं। हर महीने की 9 तारीख को गर्भवती महिलाओं की मुफ्त जो है जांच मतलब स्वास्थ्य जांच की जाती है, ये भी आपको याद रखना। दूसरी व तीसरी जो है तिमाही, इसमें निजी क्षेत्र के डॉक्टर भी स्वेच्छा से अपनी सेवाएं दे सकते हैं। उच्च जोखिम वाली जो है गर्भावस्था, हाई रिस्क प्रेगनेंसी की पहचान करना इसका मुख्य लक्ष्य है। ई संजीवनी की बात करें जो है टेली मेडिसिन सेवा, तिथि कब है,
प्रारंभिक तिथि है नवंबर 2019। अच्छा साथियों, इतनी योजनाएं क्यों दे दी है पता है इस बुक में? इसकी वजह है कि पिछली बार जो है 25 नंबर का था तो उसमें योजनाएं बहुत पूछी थी, लेकिन इस बार 5 नंबर का है तो सोच रहे होंगे 3-4 योजनाएं ही नहीं पूछ ली। और इस सच में है, कोई भरोसा नहीं है पेपर वालों का, कुछ भी वो पूछ सकते, कहो योजना ही पूछ लें, क्योंकि चुनाव है तो योजना भाई सरकार की चीज़ें हैं तो वो खूब पूछ सकते हैं, कोई नई बात नहीं है, ये सब होता रहता है। अगला है मुख्य तथ्य की बात करें, यह 2 वर्टिकल में काम करता है साथियों। ये संजीवनी ABHWC, डॉक्टर से डॉक्टर और रोगी से डॉक्टर, ठीक, तो ये देख सकते हैं। अगला है प्रधानमंत्री, ये भैया फिर आ गया यहाँ पे, कल पढ़ाया गया आपको, जो है 25 अक्टूबर 2021, ठीक, देख सकते हैं। यहाँ पे कुछ नई चीज़ हमें मिल ही नहीं रही जो हम चाह रहे हैं साथियों। नई चीज़ क्या, अब बताइए, ये सब आपको नहीं पढ़ाया गया है। अप्रैल 2018 जो है प्रधानमंत्री आरोग्य मंदिर पूर्व में आयुष्मान भारत हेल्थ का वेलनेस बीजापुर छत्तीसगढ़ से शुरू हुई। प्राथमिक सेवाओं जो है स्वास्थ्य सेवाओं को लोगों के घरों के करीब ले जाना। अब बताइए इसमें क्या नया? टीबी मुक्त वाला अभी हम देख चुके 2025 में रखा गया, जबकि वैश्विक लक्ष्य 2030 है साथियों, ठीक, ये देख सकते हैं आप। इसमें मैं क्या ही बताऊँ, टीबी जो है इसे जो है निक्षय पोषण योजना 2018 में शुरू होती है। इलाज के दौरान के समय 500 जो है रुपये प्रतिमाह सीधे उनके बैंक खाते में भेजे जाते हैं। भैया प्लीज़ देख लीजिएगा एक बार आप लोग। उसके बाद 2023 में इसका नाम बदल दिया गया है, देखिए इसी का नाम बदल के ये कर दिया गया है। और इसका टैगलाइन क्या है? आरोग्यम परम धनम, ठीक। भारत सरकार ने 1.5 लाख उप स्वास्थ्य केंद्रों और जो है प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों को अपग्रेड करने का लक्ष्य किया है। 12 प्रकार की स्वास्थ्य सेवाएं, मुफ्त दवाइयाँ मिलती हैं, जिनमें जो है योग और जो है वेलनेस सत्र भी शामिल है। जननी शिशु सुरक्षा 2011, ये सब इतना नहीं इम्पोर्टेंट है, देख सकते हैं, आपको देखना मन है। बाकी मैं ये, हाँ बढ़िया है कि जो है 4D क्या है, तो डिफेक्टेड एट बर्थ यानी जन्मजात दोष है, डिफिशेंसीज यानी कमियां, और डिसीज यानी रोग, और डेवलपमेंट डिलेज इन जो है इंक्लूडिंग डिसेबिलिटी यानी विकास में देरी और विकलांगता। इसके तहत आंगनबाड़ी और जो है सरकारी स्कूलों में बच्चों की स्वास्थ्य जांच के लिए मोबाइल हेल्थ टीमें जाती हैं, तो ये देख सकते हैं। बाकी अब जो इम्पोर्टेंट होगा मैं वो पढ़ाऊंगा, फर्जी चीज़ें नहीं पढ़ाऊंगा, बहुत हो गया इसमें साथियों। आपका मन है PDF दे दूंगा, तुरंत भेज दूंगा, PDF पहले भेजूंगा, तो वो पहले देख लीजिएगा आप लोग, ठीक। इसके मतलब जो है जब ये वीडियो पब्लिक होगी मैराथन, उसके जो है 2-4 घंटे बाद या शाम तक PDF आपको मिल जाएगी। अगर मैं बात करूँ यहाँ पे, यह केवल यौन जो है स्वास्थ्य पर तक सीमित नहीं है, इसमें पोषण, मानसिक स्वास्थ्य और नशा मुक्ति व गैर संचारी रोग भी शामिल हैं। अरे यार, हमारी योजना की मतलब छर्री लगा दी है सर जी भी, क्या बताए, देख लीजिएगा भैया। बाकी मैं कुछ नहीं कहूँगा भाई, ये देख लीजिए। मानस का अर्थ क्या है? मेंटल हेल्थ जो है असिस्टेंट एंड जो है नेटवर्किंग एक्रॉस स्टेट है, ठीक। इतना साथियों इसमें दे दिए हैं, बवाल की योजना पढ़ते पढ़ते लड़का पागल हो जाएगा, वो कुछ समझ नहीं पाएगा। जब इससे पहले सारी योजनाएं वहाँ पे दी हैं शुरुआती, तो उसके बाद फिर दोबारा से ये रिपीट हुई हैं। हाँ मानता हूँ कुछ अलग है, लेकिन कितनी याद करेगा कोई लड़का, ये तो सोचना है ना। तो भैया आपका मन है तो करिए याद, नहीं मन है तो बहुत ज़्यादा नहीं करना है, ठीक। वही सब चीज़ें रिपीट हो रही हैं, कुछ चीज़ें अलग से हैं मान लीजिए, लेकिन इतनी योजना दिए हैं कि क्या। अब बताइए, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना 1 मई 2016 बलिया से, कल ही पढ़ाया है, ठीक। मातृ वंदना योजना ये 2017 से। मैं यहाँ से पढ़ा रहा हूँ साथियों आपको, ठीक। अब आपका काम है जो थोड़ा बहुत नहीं पढ़ाया है वो आप देख लीजिएगा प्लीज़। मैं PDF दे दूंगा, वहाँ जो है कवर कर लीजिएगा 2026, वो चीज़ें देख लीजिएगा, ठीक। 1-2 पेज मैंने नहीं पढ़ा, ये पेज तो पूरा नहीं पढ़ा है, ये तो मान लो फिर पढ़ा दिया है, लेकिन कोई मतलब नहीं था कि जो है फर्जी चीज़ें मुझे ज़्यादा ही लग गई यहाँ पे। पहले शुरुआती तो बढ़िया था 1 नंबर का सिस्टम, उसके बाद जो है इसमें बहुत सारी चीज़ें, लेकिन अब इसकी टेंशन न लीजिए कि एक बार मैं जो है इसका देखूंगा कंटेंट जो है बढ़िया, जहाँ से मिल जाएगा मैं करा दूंगा आपको, ठीक। तो आप उसका जो है टेंशन ना लीजिए ज़्यादा, मैं फिर से करा दूंगा। देखिए हम लोग ये देख लेते हैं, विकास थोड़ा देख लेते हैं, ग्रामीण जो है सामाजिक विकास। वैसे क्या पता है, जो मैंने ऊपर जो है चीज़ें बताई हैं, हो सकता है यहीं से क्वेश्चन बन जाए। 5 ही तो क्वेश्चन की बात है, 3 योजना दे दिया, 2 कुछ और दे दिया, तो काम खत्म। तो इसलिए जो है पढ़ना पड़ेगा ना, पढ़ लीजिएगा एक बार। बाकी और जो चीज़ें हमारी बच गई हैं ना, वो हम लोग वहाँ पे कवर कर लेंगे। दूसरी जो है अगली जो है मैराथन जब आएगी तो वहाँ कवर कर लेंगे।
इसके PYQ मैं आपको करा दूंगा, तो हमारा काम ये हो जाएगा। अब मेरा सबसे ज़्यादा ध्यान कंप्यूटर पे है, मैं सोच रहा हूँ कंप्यूटर अच्छे से आपको करा दूँ। वर्तमान में जो है अगर बात करें तो भारत में 28 राज्य हैं, 8 यूटी हैं और ये इतने लाख गांव हैं, देख चुके हैं ऊपर। भारतीय समाज लगभग 5000 वर्ष पुराना होने के साथ साथ विश्व के प्राचीनतम समाजों में से एक है। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की कुल आबादी जो है कितनी थी, इतने मिलियन थी, 1210 मिलियन। ठीक, इसमें पुरुषों की संख्या इतनी थी, मिलियन में काहे दे दिया है। टोटल विश्व की कुल आबादी का 17.5 है। ग्रामीण लगभग 69% है, तो शहरी सीधी सी बात है 31% के आसपास होंगे। 2001 और 2011 के मध्य शहरी जनसंख्या में ग्रामीण जनसंख्या की तुलना में 31% की वृद्धि दर्ज हुई है और गिरावट जो है ग्रामीण जनसंख्या शहरी जनसंख्या ना, हाँ ठीक है, ग्रामीण जनसंख्या में जो है इतने % की वृद्धि दर्ज हुई, यानी 12%। लगभग की मैं बात करता हूँ हमेशा। वर्ष 2001 और 2011 के मध्य सिक्किम, गोवा, नागालैंड और केरल में ग्रामीण जनसंख्या में कमी दर्ज की गई। भारतीय समाज को जो है सामाजिक संबंधों की व्यवस्था के रूप में परिभाषित किया जाता है जो अंतःक्रिया पर आधारित है। भारतीय ग्रामीण समाज की विशेषताओं की बात करें तो भारतीय ग्रामीण समाज की मूलभूत इकाई क्या है, संयुक्त परिवार है, लेकिन वर्तमान में अब देखने को नहीं मिल रहा है। वर्तमान में एकल परिवार देखने को मिल रहा है, लेकिन संयुक्त परिवार रहेगा तो मजबूत, उतना ही ज़्यादा मजबूत होगा परिवार साथियों। इसीलिए जो है ना, अपने जो आपके भाई हों या जो भी हों उनको हमेशा एक में रखने की कोशिश करिएगा। यह समाज प्राचीन का मतलब दुख दर्द कम हो जाता, बात ये होती। जैसे मैं हूँ, मेरा भाई है, अगर मैं ऐसे एग्जांपल दे दूँ तो जैसे मुझे कोई प्रॉब्लम हुई तो मैं हो सकता है डायरेक्ट घर पे ना बताऊँ, लेकिन उससे बताऊँगा और हम दोनों डिसीजन करेंगे, फिर हमारा मतलब माइंडसेट चेंज होगा, चीज़ें बदलेंगी। तो बहुत सपोर्ट, अगर सपोर्ट नहीं रहेगा तो चीज़ें नहीं हो पाएंगी। और कहीं ना कहीं मेरे यूट्यूब में मेरे मतलब सबका सहयोग था बहुत अच्छे से, तभी मैं इतनी चीज़ें कर पाया, नहीं तो कहाँ कर पाता। तो ये सब चीज़ें होती ना, तो संयुक्त परिवार जरूरी है। यह समाज प्राचीन काल में वर्ण व्यवस्था ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र और आश्रम व्यवस्था ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ, संन्यास ठीक पर आधारित रहा है साथियों। 0 से 25 और जो 25 से 50, 50 से 75, 75 से 100। अब तो 100 चलते ही नहीं कोई है, 70 में निपट जा रहे हैं साथियों। ग्रामीण समाज में 16 संस्कारों का प्रचलन है और शुभ अशुभ 18 पुराण भी हैं, ये भी याद रखिएगा। शुभ अशुभ मुहूर्त जैसी मान्यताओं का महत्व आज भी है साथियों। ये संस्कार व्यक्ति को उसके कर्तव्यों का बोध कराते हैं, जैसे उपनयन संस्कार शिक्षा के प्रति समर्पण दिखाता है, तो विवाह सामाजिक उत्तरदायित्व का प्रतीक है। भारतीय त्योहार मुख्य रूप से फसल कटाई से जुड़े हैं, जैसे तमिलनाडु में पोंगल है और जो है असम में बिहू है, आसाम बहुआई, पंजाब में बैसाखी है। ठीक, अगर हम बात करें जाति व्यवस्था ग्रामीण समाज का एक जो है प्रमुख आधार है जो जन्म पर आधारित है। हमारे यहाँ जाति व्यवस्था आप देख ही रहे हैं, ऐसा मतलब क्या बताएं यार, मतलब कभी कभी सोचो ना कि मतलब दोस्त में अब बात करने में दिक्कत होती है अगर मतलब चेंज है वो, क्योंकि माइंडसेट ही बदलता जा रहा है दिन का दिन ना समाज का, दोस्ती में भी दरार आ जाएगी नेताओं के चक्कर में। भारतीय समाज विविधता में एकता का उदाहरण है, जहाँ विभिन्न धर्म और संप्रदाय एक साथ रहते हैं, ये भी याद रखना है। स्वतंत्रता के बाद ग्रामीण समाज में परिवर्तन, स्वतंत्रता के बाद हम लोग देख लेते हैं, स्वतंत्रता के बाद जजमानी जो है प्रथा या जो है पारंपरिक बंधनों में शिथिलता आई है और भूस्वामी व मजदूरों को पुश्तैनी संबंधों में कमी आई है। भुगतान के तरीके में बदलाव आया है, अब अनाज वस्तु के स्थान पर नगद भुगतान की प्रथा बढ़ी है। 1960 के दशक के बाद हरित क्रांति ने खेती के तरीकों को बदल दिया। ट्रैक्टर और मशीनों के आने से उन लोगों की मांग घट गई जो पारंपरिक रूप से कृषि उपकरण बनाते थे, जैसे लोहार या बढ़ई। गहन कृषि के कारण जो है कृषि मजदूरों की संख्या में बढ़ोतरी हुई और मुक्त दिहाड़ी मजदूरों के वर्ग का उदय होता है। ठीक, अब जितनी अधिक मात्रा में कृषि होगी तो दिहाड़ी मजदूर भी उतनी अधिक मात्रा में, इसीलिए कह रहे हैं ना दिहाड़ी मजदूरों के वर्ग का उदय हुआ। भारतीय संविधान ने सभी नागरिकों को समान अधिकार दिए और छुआछूत जैसी प्रथाओं को अपराध घोषित किया। बंधुआ मजदूरी उन्मूलन अधिनियम 1976 जैसे, ये देखिए याद रखिएगा, बंधुआ मजदूरी उन्मूलन अधिनियम जो है ठीक, जैसे कानूनों में भूस्वामियों के उस एक अधिकार को खत्म कर दिया जिसके तहत वे पीढ़ियों तथा मजदूरों को बांध कर रखते थे। 25 दिसंबर 1975 को एक अध्यादेश द्वारा देश में बंधुआ मजदूरी समाप्त कर दिया गया। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 23 में बेगार व बलात् श्रम पर प्रतिबंध लगाया गया, ये भी याद रखना है साथियों। अगर हम आगे बात करें यहाँ पे जो है ग्रामीण महिलाएं और चुनौतियाँ, CMIE सेंटर ऑफ फॉर जो है मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी 2023-24 के आंकड़ों के अनुसार ग्रामीण महिलाओं की स्थिति में कुछ महत्वपूर्ण बदलाव देखे गए। भागीदारी में जो है मामूली वृद्धि। मार्च 2022 में जो दर 9.92% थी उसमें जो है 2023-24 के दौरान सुधार देखा गया। हालांकि जो है
CMIE का डाटा अभी भी ग्रामीण महिलाओं के लिए 10 से 12% के दायरे के आसपास ही रहता है। आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण के साथ अंतर, इसके विपरीत सरकारी आंकड़े में जो है ग्रामीण महिला श्रम बल भागीदारी दर बढ़कर 47% तक पहुंच गई है। यह बड़ा अंतर इसलिए है क्योंकि CMIE केवल वेतनभोगी या सक्रिय रूप से काम ढूंढने वालों को गिनता है, जबकि सरकार अवैतनिक पारिवारिक सहायकों को भी कार्यरत मानती है, यानी जिनको पैसा नहीं मिलता है वो भी इसमें महिलाएं शामिल हो जाती हैं। ठीक, जैसे जो घर में काम करती हैं। अगर हम आगे बात करें जनजातीय समाज की बात करें तो भारतीय संविधान के आर्टिकल 366 में जनजातियों का उल्लेख किया गया है। आर्टिकल 366 खंड 25 अनुसूचित जातियों को परिभाषित किया गया है। इसके अनुसार अनुसूचित जनजातियों से ऐसे जनजातियां जनजातीय समुदाय या उन जनजातियों या जनजातीय समुदायों के भाग या समूह अभिप्रेत हैं जिन्हें इस संविधान के प्रायोजनों के लिए अनुच्छेद 342 के अधीन जो है अनुसूचित जनजातियां माना गया है। आप ऐसे नॉर्मल याद रखिएगा। लिखा है कि अनुच्छेद 338 के तहत राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग की स्थापना की गई है और 338 में पिछड़ा वर्ग आयोग की स्थापना। ठीक, अगला है कि नीति निर्देशक तत्व के अंतर्गत अनुच्छेद जो है 46 में यह प्रावधान किया गया है कि राज्य अनुसूचित जातियों और जनजातियों के शैक्षिक और जो है आर्थिक हितों को विशेष सावधानी से बढ़ावा देगा। 5वीं 6वीं अनुसूची, ये अनुसूचियां अनुसूचित क्षेत्रों और उत्तर पूर्वी राज्यों असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम के जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन और नियंत्रण से संबंधित है। जनजातीय समाज अपनी अलग संस्कृत, भाषा और अंतर विवाही अपने ही समुदाय में विवाह प्रकृति के लिए जाना जाता है। 2011 की जनगणना के अनुसार अनुसूचित जनजाति EST भारत की कुल जनसंख्या मतलब जितनी जनसंख्या थी ना उसका जो है लगभग 8.6% थी, यानी इतने थी, आपको याद रखना है। सबसे अगर मैं बात करूँ जनसंख्या की दृष्टि से सर्वाधिक जनजातियाँ कहाँ हैं तो MP में 21%, प्रतिशत की दृष्टि से सर्वाधिक कहाँ है तो लक्षद्वीप है और उसके बाद मिजोरम। न्यूनतम जो है जनजातीय प्रतिशत वाला राज्य UP है 0.6%। आपको जनजातीय ST की बात कर रहा है साथियों। ठीक, और उसके बाद तमिलनाडु आ जाएगा। दिल्ली, पुडुचेरी, पंजाब, यहाँ सब में हाई नहीं साथियों जनजातियाँ। प्रमुख जो जनजातियों की बात की बकरवाल है, गद्दी, सिप्पी, चांगला जो है बाल्टी, ये सब जम्मू कश्मीर है। गद्दी, गुज्जर, पंगवाल, लांबा हिमाचल प्रदेश। थारू, जौनसौरी, भोटिया, बुक्सा, राजी उत्तराखंड। देखिए मैंने कहा था बुक्सा कहाँ है, भारत में है, बिजनौर में। बुक्स में बिजी है कौन, माही, तो माहीगीर भी कहाँ है, बिजनौर में। ठीक, बाकी भोटिया है, रांची है, सब उत्तराखंड है। थारू, गोंड, खरवाड़, सहलिया ललितपुर है। ठीक, और कोल ये सब UP की हैं। भील, गोंड, बैगा, सहरिया, कोल, भरिया मध्य प्रदेश, ये सब मतलब UP में भी देखने को मिलेंगे। ठीक, आगे देख लेते हैं छत्तीसगढ़ में कवार है, बैगा है और संथाल जो है साथियों कहाँ है, संथाल, मुंडा, उरांव हो, बिरहोर, खरिया झारखंड की है जनजातियाँ। मीणा है, भेल है, ग्रासिया है, सहरिया, डामोर राजस्थान की है। देखिए मैं यहाँ पे इसलिए जो है पढ़ दे रहा हूँ ऐसे ही, बाकी मैं इसकी ट्रिक वूरिक जो बताऊँगा वो सफलता सीरीज में एक दिन बता दूंगा। ठीक, वहाँ पे मेरे नोट्स में लिखा तो जब आएगा वहाँ आराम से बता दूंगा। यहाँ साथियों बहुत बड़ी वीडियो ऐसे ही हो जा रही है तो यहाँ बताने से कोई मतलब नहीं। अगर मैं बात करूँ टोडा जनजाति तोड़ देंगे, नीलगिरी पे पड़ती है। अगर नीलगिरी ना तो मैं तुमको तोड़ दूंगा तो टोडा जनजाति तमिलनाडु। यहाँ पे देखिए सिद्धि है, डफर है, पटेलिया है और जो पटेल सरदार पटेल यानी पटेलिया तो कहाँ, गुजरात। ठीक, अगला है कि जो है कोटास है, इरुला, बदागा तमिलनाडु है। कादर, कुरुम्बा, इरुला, मोबला जो है यहाँ। चीचू, लंबाड़ा ये जो है आंध्र प्रदेश की है। गोंड, कोंडा दिट्टी। जेनु, कुरबा, कुरागा कर्नाटक है। नागा, हंगा अमी, कोनियाक और लोथा ये भी कहाँ है, नागालैंड। बोडो, मिकिर, कार्बी, अहोम असम की है। आपातानी, डफला, मिसमी आदि जो है अरुणाचल प्रदेश की है। लुसाई, मीजो, चकमा मिजोरम की है। लेपचा, भोटिया सिक्किम की है। ठीक, उसके बाद कुकी, मैती, पाइटे मणिपुर की है। जारवा, सेंटलीज, ओंग, सैम्पेन, ग्रेट अंडमानी बहुत इंपॉर्टेंट है अंडमान की। और जो है वासवास लक्षद्वीप की है। जनजातीय जो है अर्थव्यवस्था प्रकृति सिद्धांत और भोजन संग्रह पर आधारित होती है। धार्मिक रूप से ये टोटम वाट, जादू टोना और प्रकृति पूजा में विश्वास करते हैं। कृषक और औद्योगिक समाज देखते हैं। कृषक समाज का उदय मानव इतिहास के नवपाषाण काल से माना जाता है, आपको पहले ऊपर पढ़ाया गया है। कृषक समाज की मुख्य आर्थिक जो है क्रिया कृषि और पशुपालन मिश्रित कृषि है। कृषि समाज की विशेषताएं सादा जीवन, समुदाय व्यवस्था, अनौपचारिक नियंत्रण और परिवार की महत्वपूर्ण भूमिका। औद्योगिक समाज की विशेषताओं की बात करें तो एकाकी जो है परिवार है, जटिल सामाजिक संरचना है, औपचारिक नियंत्रण और पर्यावरण से दूरी है। समाज और समाज शास्त्रीय जो है सिद्धांत की मैं बात करूँ तो सामाजिक संविदा का सिद्धांत है। इसके अनुसार जो है मनुष्यों ने सुरक्षा और स्थायित्व के लिए नियमों के साथ समाज का निर्माण किया। ग्रामीण समाज सामाजिक संविदा सिद्धांत का अधिकतम जो है पालन करता है।
जबकि औद्योगिक समाज जो है न्यूनतम। सावयवी सिद्धांत जो है हर्बर्ट स्पेंसर और अरस्तु जैसे विद्वानों ने समाज की तुलना मानव शरीर जीव से की है। अरस्तु ने कहा है जो व्यक्ति समाज में नहीं रहता वह या तो ईश्वर है या पशु। प्लेटो ने समाज को शासक, योद्धा और कारीगर 3 वर्गों में विभाजित किया है, ये भी याद रखेंगे। ठीक, अगर हम बात करें, देखिए सपा का नाम सुने हैं, सपा, सा से सुकरात, सुकरात के शिष्य कौन हुए? प्लेटो, प्लेटो के शिष्य कौन हुए? अरस्तु, और अरस्तु के कौन हुए? सिकंदर, सिकंदर द ग्रेट। ठीक, तो ये जो है इस तरह याद रखेंगे, पूछा जा सकता है कभी भी। अगला है कि जो है समूह मन सिद्धांत, ग्रुप माइंड थ्योरी, इसे आदर्शवादी सिद्धांत भी कहते हैं, जिसका समर्थन प्लेटो, हीगल, मैकडूगल ने किया। मैकडूगल के अनुसार समुदाय भी एक मानसिक संरचना या आत्मा होती है। अब देखते हैं यहाँ पे, भाई साथियों रियल बताऊँ भैया ये बड़ा बोरिंग सब्जेक्ट है, बहुत ही बोरिंग है, मतलब इसमें कोई नई चीज़ मुझे समझ में नहीं आती है, लेकिन बताना मेरी मजबूरी है, लेकिन बता दे रहा हूँ, बाकी जो है कोई मतलब नहीं है। आप पढ़ सकते हैं वैसे, लेकिन बता दे रहा हूँ। पढ़ लेंगे क्या? पढ़ लें तो ना पढ़ाऊँ साथियों आगे, यहाँ से आप कवर कर लीजिएगा, कर लेंगे कि नहीं? करना चाहें तो कर लीजिएगा साथियों, आपका फ़ायदा हो जाएगा, 1-1.5 पेज बच जाएगा मुझसे पढ़ने। आप थ्योरी पढ़ सकते हैं वहाँ पे, मैं दूसरे मतलब कोई कराऊंगा मैराथन, ये तो आप कर लीजिएगा जितना है। बाकी इसमें कुछ मतलब मुझे ऐसा नहीं लग रहा है जो बहुत ज़रूरी है। हाँ बस ये है कि जैसे जनसंख्या, तो भैया मैं जनगणना जब कराऊंगा, जनगणना की एक मैराथन लाऊंगा जिसमें मैं 200 से 300 क्वेश्चन कराऊंगा जो PYQ आए हुए हैं PCS तक के, उसमें मैं ये सब कवर करा दूंगा। तो उसमें कोई नई चीज़, जैसे देखिए तमिलनाडु की अन्य जनजातियों में भेटा उराली भी शामिल, ये नई चीज़ हो गई, चलो लिख लेंगे। ठीक, बाकी मुझे साथियों कोई समझ में नहीं आ रही चीज़ें, आपका मन हो पढ़ लीजिए। देखिए मैं ज़बरदस्ती नहीं कर रहा हूँ, ना जोर कर रहा हूँ, आपकी इच्छा है तो आप यहाँ से अब कर लीजिएगा। ठीक, क्योंकि आपको पढ़ाई गई है, कुछ मुझे नया लग नहीं रहा है, मैं टाइम वेस्ट करना नहीं चाहता हूँ इसमें। हम दूसरी चीज़ें देखेंगे, उस पर ध्यान देंगे। मैं हाँ एक चीज़ मैं कर सकता हूँ कि इसके मैं PYQ कराऊंगा आपको। ठीक, इसके क्या करूँगा? PYQ कराऊंगा, क्योंकि PYQ आपको पढ़ने में दिक्कत होंगी, तो मैं जो है क्या है इसे बताता चलूँगा। ठीक, 2022 में देख सकते कितनी योजनाएं पूछी गई थी, लाइन लगी हुई पड़ी है, लाइन लगी है, देख लीजिए। ठीक, 13 तो क्वेश्चन यही हो गए साथियों, 13 देखिए 18 क्वेश्चन हो गए, योजना ही है ये सब, और क्या है भाई इसमें बताइए, मुझे कोई नई चीज़ मिली है? तो 18 तो योजना ही पूछ लिया है क्या, और 1-2 चीज़ें और होंगी इसमें शामिल नहीं है, तो ये आप देख लीजिएगा। मैं इसका जो है क्या दूंगा जानते हो, मैं ये टेलीग्राम पे दे दूंगा, इसका अगर आप पढ़ना चाहें तो PDF एक मोबाइल में फ़ोटो खींच लीजिएगा, या एक पेज में जो है लिख लीजिएगा ऑप्शन, और यहाँ पे मैच करते चलिएगा, देखते चलिएगा। ठीक, आप कर लीजिएगा। बाकी मैं जो अब PDF आपको पढ़ाऊँगा कोई, तो वो समझ लीजिए कि एक बहुत अच्छी कोशिश रहेगी मेरी कि जो भी पढ़ाऊँ यूथ की या कुछ जो है बढ़िया मिलेगी वो कराऊँगा। बाकी ये है कि इतना कर लेंगे तो 2-3 क्वेश्चन 3 क्वेश्चन तक कर ले सकते हैं। मैं ये भी नहीं कहूँगा कि बिल्कुल मतलब जो है बेकार है या नहीं कुछ है, लेकिन वो चीज़ नहीं है जो चाहिए आपको। और यह फिर हो सकता है ऐसे ही होता हो ग्रामीण परिवेश, क्योंकि हम लोग जब पढ़े थे तो बिल्कुल अलग था। ये ग्रामीण परिवेश यहाँ तक तो बढ़िया लगा था, ये सब हम पूरा ऊपर पढ़ रहे थे बढ़िया, लेकिन नीचे फिर बोरिंग होता चला गया ना, तो ये दिक्कत है। तो साथियों आप यहाँ से पढ़ लीजिएगा। ठीक, बाकी आप पढ़ते रहिए, मस्त है। देखिए मोबाइल मेरा जो है टैबलेट भी स्विच ऑफ हो सकता है, तो हम लोग यहीं पे रखेंगे इसे। बाकी आप जो है पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, खुश रहिए। इसकी PDF मैं तुरंत टेलीग्राम पे डालूंगा, पूरी PDF आप वहाँ से कवर कर सकते हैं। ठीक, मुझे पढ़ाना है अब आपको कंप्यूटर साइंस एंड टेक, आपदा प्रबंधन, ये सब कराऊंगा। ये सब चीज़ें बहुत बढ़िया है, इसमें कोई दिक्कत नहीं। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, थैंक यू सो मच।